हमने कहा बीमारी होना नॉर्मल है, परफेक्ट हेल्दी कौन होता है? हमने कहा हमेशा खुश कैसे कोई रह सकता है, टेंशन होना नॉर्मल है। रिश्ते टूटने लग गए, हमने उसको भी नॉर्मल बोल दिया। आप ये कभी भी करके देखना, अगर आपने किसी के साथ कुछ थोड़ा नहीं सही किया ना, आप जस्ट रात को सोने से पहले भी बस उनको सामने लेकर आओ, मन पर क्षमा मांगो और बहुत सारी दुआएं भेज दो। सामने वाला आपको अगले दिन सुबह बदला हुआ मिलेगा। इतना पावरफुल है। बहुत पावर, यहाँ की तो बहुत बड़ी पावर है, इसको यूज नहीं करते। हमारी अगर थॉट नेगेटिव है, फीलिंग भी नेगेटिव है, तब भी हम एक्शन पॉजिटिव कर देते हैं। लेट्स से आपकी मदर इन लॉ के खिलाफ आपके थॉट्स में भी नेगेटिविटी है, आपकी फीलिंग में भी नेगेटिविटी है, लेकिन सुबह उठ के उन्हें आप चाय जरूर दोगे, आप खाना जरूर दोगे। काम आप अच्छे से कर रहे हैं, बिहेव आप अच्छे से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो पहली बात तो अपने आप को बहुत अच्छे नंबर उसके लिए देने हैं। कई लोग फिर बिहेव भी अच्छे से नहीं करते। अपने आप से प्यार करेंगे, दूसरों से प्यार करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने अपने आप से ये कहना शुरू किया, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कितना भी कुछ कर लो, मैं अपने आप को नीचे गिराती जा रही हूँ। कि आप सारा दिन भी पीसफुल रहते हैं, दैट इज द इंटेंशन ऑफ मेडिटेशन। दीदी, आप कर्मों के बारे में बहुत बात करते हो, तो थोड़ा सा हमें कर्म का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है, कहाँ से चलते आता है और क्या इसकी एंड डेस्टिनेशन है। सोच एक कर्म है। नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी द जर्नी विद इन करने में मदद कर सकें। जब आप अपनी द जर्नी विद इन करते हैं, अपने अंतर मन को, अपने इनर वर्ल्ड को, आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स, सिचुएशंस की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, जब इसकी आप गहरी समझ पैदा करते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि आप आज कहाँ हैं, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस कहाँ पर हैं और आपको कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सा ऐसा मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहिए जहाँ से आप अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्ड कर सकें, एक फुलफिल्ड लाइफ को जी सकें। आज के पॉडकास्ट में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी जी। शिवानी जी एक राजयोग मेडिटेशन टीचर हैं। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरे विश्व भर में जानी जाती हैं अपनी सिंपल, रियल, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की टीचिंग्स के लिए। और आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि हमारी सोच, थॉट्स पैदा कैसे होती है, हमारी सोच क्या बदली जा सकती है और अगर बदली जा सकती है तो कैसे किया जा सकता है, सोच से फीलिंग्स कैसे बनती हैं और फीलिंग्स से हमारे कर्म कैसे बनते हैं और कर्मों को रिपीट करने से संस्कारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में, करियर में, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हम उसको कैसे देखते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उस प्रोग्रामिंग को हम कैसे रीसेट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के टूल्स के साथ। आज इस एपिसोड में हमने बहुत इन डेप्थ इस बारे में बात की है। आज के बहुत सारे सवालों में आपको आपकी ज़िंदगी की रिफ्लेक्शन दिखेगी, अपनी ज़िंदगी की परेशानियां दिखेंगी एंड शिवानी दीदी ने उनका इतने ब्यूटीफुल तरीके से, सिंप्लीफाइड, प्रैक्टिकल तरीक़ों से सल्यूशन बताया है, सोच बदलने का तरीका बताया है कि ये एपिसोड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस एपिसोड में बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये कॉन्वर्जेशन, ये पॉडकास्ट और लोगों तक भी पहुंच पाए और लोग भी इन कॉन्वर्जेशन से अपनी लाइफ में एक बदलाव ला पाएँ, पॉजिटिव सोच पैदा कर पाएँ और एक फुलफिल्ड, खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो फार। अब चलते हैं आज के एपिसोड में। आज मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी दीदी, जो कि राजयोग मेडिटेशन की टीचर हैं और इनकी टीचिंग्स ने लाखों लोगों की लाइफ में, देश विदेशों में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है। इनकी टीचिंग्स इतनी सिंपल और इतनी प्रैक्टिकल हैं कि जो भी इन्हें एक बार सुन लेता है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का होना तो तय है। तो चलिए मिलते हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी दीदी से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। बहुत ही खुशी हो रही है आपसे आज मिलकर, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन करने का बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कब वो शुभ घड़ी आएगी कि हम आपको यहाँ बुला पाएंगे। तो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट्स।
दीदी, कॉन्वर्जेशन में सबसे पहले जो भी हम करते हैं लाइफ में, जो भी फील करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, सारा कुछ थॉट्स से ही शुरू होता है। जी। तो शुरुआत थॉट्स के साथ करते हैं हाँ। कि ये थॉट्स फॉर्म कैसे होते हैं, और अगर हम इसके पीछे की साइंस या मैकेनिज्म समझ जाएं तो हम कैसे खुद की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि थॉट्स एक एनर्जी है, राइट? आजकल अगर हम आम भाषा को अपनी देखें तो हम कहते हैं वो सोच आ गई, तो कई बार हमें लगता है कि वो कहीं से आती है, जैसे कि कोई सिचुएशन की वजह से आ गई। और अगर हम उसको थॉट लेवल पे नहीं देखें, हम उसको इमोशन लेवल पर देखते हैं। तो हम कभी थॉट्स के बारे में कम बात करते हैं, हम फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लाइक वील से आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, या वी विल से आई एम फीलिंग सैड टुडे, या हम कहेंगे आज मुझे उदास महसूस हो रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसके पीछे की सोच कौन सी है उसको नहीं चेक करते, लेकिन सोच का रिजल्ट फीलिंग होता है। तो हमें फीलिंग के लेवल पता चलता है कि आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आज मुझे बुरा फील हो रहा है, या आज मुझे गुस्सा फील हो रहा है, या मुझे आज ईर्ष्या जेलसी फील हो रही है, या आज मुझे हर्ट फील हो रहा है। सो वी चेक द फीलिंग्स, बट फीलिंग्स कम आउट ऑफ फ्रॉम द थॉट्स। तो जैसी मेरी सोच होगी वैसी मेरी फीलिंग होगी। बट हम फीलिंग्स पे बात करते हैं नॉर्मली, अपनी नॉर्मल की भाषा में। और फिर हम छोटी सी गलती क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स का ब्लेम कहें या जिम्मेवार कहें कि भाई इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस, व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस। अगर आप अच्छा आज नहीं फील कर रहे हो तो आप अच्छा आज क्यों नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि हर एक को अच्छा फील करने का मन है। तो अच्छा क्यों नहीं फील कर रहे हो, तो हमारी उंगली कहीं ना कहीं बाहर चली जाती है। पता है ये हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो दो वोकैबुलरी हो गई, एक फीलिंग्स की वोकैबुलरी में बात की, और दूसरा उस फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर बाहर रखी। मतलब इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ सिचुएशन, कि बात ही ऐसी थी इसलिए फील हो रहा है, या उन्होंने किया ऐसे इसलिए फील हो रहा है, या मेरी बॉडी आज ठीक नहीं है, कोई बीमारी है इसलिए ऐसा फील हो रहा है, मेरे काम कारोबार में कोई उतार चढ़ाव आया इसलिए ऐसा फील हो रहा है। तो इक्वेशन बनी कि यहाँ कुछ होता है और उसकी वजह से यहाँ कुछ फील होता है। इवन अगर आपको किसी से पूछो आज बड़े आप खुश हो, क्या बात है, तो वो कोई बात सुनाएंगे आपको कि आज कोई बात हुई है इसलिए हम खुश हैं। हमने इक्वेशंस बना ली अपनी वोकैबुलरी से, कोई बात होनी चाहिए और उस बात की वजह से आप कुछ फील करेंगे। और अगर आपको अपनी फीलिंग को चेंज करना है तो वो बात को चेंज होना पड़ेगा। तो फिर हमने अपनी फीलिंग को किस पर निर्भर कर दिया, बाह्य दुनिया पर निर्भर कर दिया कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए फॉर मी टू फील लाइक दिस। तो स्पिरिचुअलिटी वो सब मिथ्स को हमारे तोड़ देता है। तो जब मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखना शुरू किया तो सबसे पहले समझ में आया कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट। मेरा हर संकल्प मेरी रचना है, इट्स माई क्रिएशन, क्योंकि मैं वो शक्ति हूँ। ये शरीर है, ये विजिबल है, इसके अंदर एक ब्रेन है, वो भी अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें ब्रेन का मॉडल दिखा देंगे। लेकिन ब्रेन के थ्रू काम कौन करवा रहा है, इस शरीर के थ्रू। हमें लगता है ब्रेन सब कुछ करवा रहा है, ब्रेन सब कुछ नहीं करवा रहा। ब्रेन शरीर के थ्रू उसको करवा रहा है, लेकिन ब्रेन के थ्रू करवाने वाला कौन। तो अगर हम उसको डायग्राम में लाएं तो बॉडी एक रोबोट की तरह है जो आपको दिखेगी, चल रही है, काम कर रही है, उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, वो रोबोट का है। रोबोट को चलाने वाला एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा, रोबोट चलने लगेगा, बैठ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है। तो ये शरीर वो रोबोट है, ब्रेन वो कंप्यूटर है। मैं शक्ति उस ब्रेन को चलाने वाली पावर हूँ। और उस शक्ति को हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। उसको हम आत्मा कह सकते हैं, उसको हम सोल, स्पिरिट, लाइट, पावर, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, शब्द कोई भी हो सकता है। इट्स ओनली अ वर्ड। लेकिन वर्ड में नहीं जाना है, इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैं वो शक्ति हूँ, आई एम दैट एनर्जी। मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, फिर वो ब्रेन प्रोसेस करेगा। जबकि हम सुबह सुबह शीशे में देखते हैं, कहते हैं मैं आज कैसी लग रही हूँ। मैं नहीं दिखती शीशे में, ये शरीर दिखता है शीशे में। हम कहेंगे मेरा हाथ आज दर्द हो रहा है, मेरे पाँव पर चोट लग गई, इट इज़ मेरा।
आज मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, इट्स मेरा शरीर। तो मेरा शरीर कौन कह रहा है? देयर हैज टू बी समथिंग जो कह रहा है ये मेरा शरीर है, तो वो मैं शक्ति हूँ, तो वो मैं आत्मा हूँ। तो अब लोग कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ? आत्मा तो हमने कभी देखी नहीं, किसने दिखाया नहीं। तो आत्मा का प्रूफ ये है जो हम सारा दिन एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये शक्ति क्या करती है? सारा दिन सोचती है। जब मैं आत्मा सोचती हूँ उसको मन कहेंगे। जैसे आप एक हैं लेकिन आप 3-4 रोल्स प्ले करेंगे। आप किसी की वाइफ हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की फ्रेंड हैं, आप किसी की कलीग हैं, आप एक हैं। ऐसे आत्मा एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जब सोचने का काम करती है तो हम उसको माइंड कहेंगे, मन कहेंगे। अब हम में से किसी को प्रूफ नहीं चाहिए कि माइंड होता है कि नहीं होता। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको माइंड नहीं दिखा सकते, वो आपको ब्रेन दिखा सकते हैं। वो कहेंगे ये डॉक्टर साहब इसमें माइंड किधर है? दैट इज एनर्जी, वो आंखों से नहीं दिखाई दे सकती है। सो मन। फिर जब माइंड कई थॉट्स क्रिएट कर लेता है तो मैं आत्मा उस थॉट्स को इवैल्यूएट करती हूँ और एक डिसीजन लेती हूँ। आपने पूछा कि आप चाय पिएंगे, आप कॉफी पिएंगे, आप नारियल पानी पिएंगे, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा उसके ऊपर। इसी तरह मेरा मन भी ये थॉट्स क्रिएट कर सकता है, मैं चाय पीऊँ, मैं कॉफी पीऊँ, मैं नारियल पानी पीऊँ, मैं नींबू पानी पीऊँ, ये मन कर रहा है। फिर इंटेलेक्ट, बुद्धि कहेगा नारियल पानी, गर्मी है, नारियल पानी पियो। जब मैं आत्मा डिसीजन लेती हूँ उसको बुद्धि कहते हैं। इसीलिए जब कोई बहुत गलत कर्म कर रहा है, उसको इतना समझाओ तो भी करता है, कहते हैं इनकी बुद्धि को ताला लग गया है, विवेक, कॉन्शियंस को इन्होंने मार दिया है अपने, मतलब राइट डिसीजन नहीं ले रहे हैं, राइट डिसीजन नहीं ले रहे। तो फिर मैं आत्मा डिसीजन लेती हूँ। अभी किसी को भी प्रूफ नहीं चाहिए कि बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है, वो आत्मा है। एक बार मैंने वो डिसीजन लिया, वो मेरे कर्म में आएगा, विच मीन्स इट विल कम इन टू माई बिहेवियर, राइट। तो लेट्स से आज मैंने नारियल पानी लेने का डिसीजन लिया, तो वो मेरा एक बिहेवियर बना। कल मैंने फिर से नारियल पानी लेने का डिसीजन लिया, परसों मैंने फिर से नारियल पानी लेने का डिसीजन लिया। उसके बाद वो नारियल पानी पीना मेरी आदत बन जाता है। दैट इज कॉल्ड संस्कार। तो संस्कार भी किसके बने? मुझ आत्मा के बने। इसलिए हम कहते हैं ये बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है। सो मैं शक्ति ये 3 काम कर रही हूँ। थॉट क्रिएट, टेक अ डिसीजन बुद्धि, कम इनटू एक्शन बिहेवियर, रिपीटेड सेम बिहेवियर आदत, संस्कार। अब एक बार वो संस्कार बन जाता है फिर हम थॉट नहीं क्रिएट करते। इसका मतलब बहुत दिन अगर मैंने नारियल पानी पी लिया और वो मेरी आदत बन गई, फिर मैं नहीं पूछती अपने आप से मैं चाय पीऊँ, मैं कॉफ़ी पीऊँ कि मैं नारियल पानी पीऊँ। आई डोंट डू। मतलब वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई चीज़ संस्कार बन जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि वो संस्कार कैसे वर्क कर रहा है। हम कहते हैं मैंने तो थॉट क्रिएट की नहीं, क्योंकि थॉट क्रिएट नहीं करनी पड़ती संस्कार बनने के बाद। मतलब आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स फिनिश हो जाते हैं। ना थॉट्स क्रिएट करनी पड़ती है, ना डिसीजन लेना पड़ता है, संस्कार ऑटो मोड में चला जाता है। तो हम सब जो है ना, हम अपने संस्कारों से चल रहे हैं, विच इज कॉल्ड बीइंग अ क्रीचर ऑफ हैबिट्स। जो हैबिट एक बार बन गई, चलते जाते हैं उसी में से, ना सोचना पड़ता है ना लेकिन अच्छी हैबिट्स जो हैं उसमें चलते जाओ। लेकिन कुछ हैबिट अगर अनकंफर्टेबल है तो उसमें रुककर संस्कार को चेंज करना चाहिए। अब नारियल पानी पीना तो एक हैबिट है, आउटर हैबिट है। कुछ हैबिट्स अंदर चल रही हैं। चिंता करना संस्कार है, गुस्सा करना संस्कार है, बुरा फील होना संस्कार है, लोगों को खुश करने की आदत संस्कार है, लोगों को ना नहीं बोल सकते संस्कार है, किसी की सफलता देखकर डिस्कम्फर्ट होता है संस्कार है, दूसरों की मदद करना संस्कार है, आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों को हेल्प करना संस्कार है, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए खुश रहना संस्कार है। हर एक चीज़ एक संस्कार है। तो अगर आज हर एक अपने संस्कारों की छोटी सी लिस्ट बना ले, और लिस्ट बनती जाएगी, जब जब याद आएगा उस लिस्ट में लिखते जाना, जो कंफर्टेबल है उनको और यूज़ करते जाओ।
इसका मतलब कि हमारा डिसीजन मेकिंग और थॉट क्रिएशन, ये जो दो प्रोसेस है जहाँ पे बहुत फटीग होता है, बहुत थकान होती है, बहुत बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है, आगे पीछे आप कैलकुलेट करते हो, अच्छा ये करूँ या ना करूँ, ये सब से आप छुट्टी पा सकते हो अगर आप अपने संस्कार में ले आओ जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो। जो राइट संस्कार, कई बार हमने एक अनकंफर्टेबल संस्कार बनाया, गलत जिसको हम बोलें, गलत हम उसको बोलते हैं जिससे सोल पावर कम होती है, जिससे आपका नुकसान होता है, यहाँ भी नुकसान होता है, यहाँ भी नुकसान होता है, रिश्तों में भी नुकसान होता है, काम पे भी नुकसान होता है, तो वो आपके लिए गलत संस्कार है, मतलब वो आपका नुकसान कर रहा है, तो इसलिए वो गलत है। अगर मेरे किसी संस्कार से मेरी खुशी कम होती है तो वो मेरे लिए संस्कार ठीक नहीं है, तो हमें वो संस्कार चेंज करना है। द ओनली थिंग इज, आजकल लोगों को लगता है नहीं, नेचर नहीं बदली जा सकती, दिस इज माई नेचर। नेचर क्रिएट किसने की? मैंने, तो चेंज कौन करेगा? मैं। इट्स वेरी इजी टू चेंज अ संस्कार। इसमें क्या होता है ना दीदी, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जैसे स्ट्रेस लेना आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम पे ना आना, ये सब चीज़ें भी हैं। तो आपने कहा कि चिंता को अपना संस्कार मत बनने दो। सबसे बड़ा इशू जो आता है कि जैसा आपने मुझे सवाल पूछते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया है, कि आप जब सोचते हो कि मेरी चिंता तो इस वजह से है क्योंकि मेरे टारगेट्स नहीं पूरे हो रहे हैं, या मेरी फैमिली में ये चल रहा है, या मेरी बॉडी में ये परेशानी चल रही है, और हमें लगता है कि चिंता एक बहुत ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हमारा, और क्योंकि वो ऑटोमेटिक है इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कौन से ऐसे इनिशियल स्टेप्स हैं जो लिए जाएं अपने एक ऐसे संस्कार को बदलने के जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है? ऑटोमेटिक वो तब होता है जब वो संस्कार बन जाता है। एक बच्चा पहली बार झूठ बोलता है, वो ऑटोमेटिक झूठ नहीं बोलता है, वो बहुत सोचता है, बोलूं नहीं बोलूं, सच बोलूंगा तो बहुत डांट पड़ेगी, झूठ बोल दिया तो निकल जाऊंगा इस प्रॉब्लम से। तो कोई भी चीज आप अच्छी करो या गलत करो, फर्स्ट टाइम आप बहुत सोचोगे ये करे। जैसे हम किसी को बोलते हैं मेडिटेशन सेंटर आओ, कोई तो सोचेंगे जाऊं नहीं जाऊं, टाइम नहीं है, विच इज ऑब्वियस, सोचना ही चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से। तो कोई भी चीज जब पहली बार करते हैं तो थॉट्स चलेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस भी निकलेंगे उसके। फिर आप, अगर उस दिन उस बच्चे ने ये डिसीजन लिया, मतलब बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट्स का सोर्स हम देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अच्छी वाली थॉट्स आपकी क्रिएट हो। फिर बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिव्य बुद्धि होनी चाहिए कि आपकी बुद्धि राइट डिसीजन ले। अगर उस दिन उस बच्चे ने डिसीजन लिया नहीं मेरे को डांट नहीं खानी है, फिर मुझे खेलने भी जाने नहीं देंगे, मुझे उस हॉलीडे, वो वाली थॉट्स क्रिएट, तो उस दिन उस बच्चे ने डिसाइड किया नहीं कुछ नहीं होता एक झूठ बोलने से। पहली बार वो बच्चा झूठ बोलेगा, उस दिन उसका वो संस्कार नहीं बनेगा, उसने पहली बार झूठ बोला सिर्फ। थोड़े दिन के बाद फिर सिचुएशन आएगी, फिर वो बच्चे को थॉट्स क्रिएट होंगी, थॉट्स आएंगी नहीं, क्रिएट करेगा वो बच्चा। फिर वो बच्चा सोचेगा पिछली बार देखो आराम से हो गया ना, तो एक बार और, ऐसे करके वो, अगर वो बुद्धि ने फिर से वो डिसीजन दिया, तो ऐसे 15, 20, 25, 30 बार सिचुएशंस अगर उसकी लाइफ में आ जाती है, जितनी बार हम वही वाला डिसीजन लेते हैं, अगली बार वो वाला डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, राइट? क्योंकि सपोज मुझे किसी से कुछ काम करवाना है, मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया, फिर से प्यार से बोला, उन्होंने किया, मैंने कहा छोड़ो प्यार से तो काम नहीं होता आजकल, जोर से मैंने बोला थोड़ा सा तो मेरा काम हो गया, तो मेरी बुद्धि ने उस दिन डिसीजन लिया जोर से बोलो काम हो जाता है। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर एक बार प्यार से बोला, नेक्स्ट टाइम मैंने 3 बार नहीं बोला प्यार से, वैसे ही टाइम कम है हम बोलेंगे, मैंने फिर से जोर से बोला, देन माई नेक्स्ट टाइम टू ग्रेविटेट टूवर्ड्स दैट डिसीजन कि जोर से बोलते काम हो जाता है, आजकल कौन काम करता है आराम से, वो मेरी लॉजिक वैसे चलती है। फिर कुछ पार कर लिया तो उस बच्चे का झूठ बोलने का संस्कार बन जाएगा, मेरा गुस्सा करने का संस्कार बन जाएगा, और जैसे जैसे आत्मा की शक्ति घटती जाएगी हमारे डिसीजन मेकिंग दूसरी डायरेक्शन में जाते जाएंगे। तो दीदी जो हमारी बुद्धि ये जो डिसीजन ले रही है उस वक्त पे, ये बुद्धि सही डिसीजन कैसे ले, इसको हम कैसे मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव चीज़ों की तरफ ग्रेविटेट होना आसान हो जाता है, स्पेशली जब वो रिवॉर्डिंग भी हो। जैसा आपने कहा कि अगर मैंने गुस्से से बोला तो काम हो गया, मतलब मेरा जो आउटकम निकालना था मुझे वो हो गया। और हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में जहाँ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे अपने जॉब एनवायरनमेंट्स में या रिलेशनशिप्स में या अपने घर पे किसी भी बाहर की चीज़ के साथ, चाहे सिचुएशन या इंसान के साथ जब हम डील कर रहे हैं, तो आमूमन तौर पर ऐसा लगता है कि
जो आप गलत डिसीजन कह रहे हो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, वैसे रिजल्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपने But मम्मी को भी आपको गुस्से से आपको बोला, अपनी रिजल्ट्स की एक छोटी सी लिस्ट बनानी पड़ेगी। सच्ची में काम जल्दी हो जाता है कई बार, ठीक है, लेकिन मन की शक्ति कम हुई, खुशी गायब हुई, दिस इज ऑल्सो एन आउटकम। तो आपको आउटकम की लिस्ट पूरी बनानी पड़ती है। मेरी खुशी गायब हुई, ठीक है। सेकंड, मेरे हार्ट पर असर हुआ उस गुस्सा करने का, मेरी पल्स रेट चेंज हो गई, मेरी बॉडी पे कहीं ना कहीं और भी उस गुस्से का ज़रूर असर हुआ। फर्स्ट यहाँ असर हुआ, फिर सेकंड यहाँ असर हुआ, तीसरा उस रिश्ते पर असर हुआ, उस रिश्ते पर असर हुआ, चौथा आपने किसी को डांटा। हम तो चलो भूल जाएंगे क्योंकि अब तो हम तो अपने काम में लग गए। उसके बाद जिसको डांट पड़ी वो तो नहीं भूल जाएगा उसको इतनी जल्दी, और जब तक वो दर्द में रहेंगे, वो कई बार तो बहुत सालों बाद भी याद रहती है लोगों को जो डांट पड़ी होती है। तो जब तक वो दर्द में रहेंगे वो ब्लेम तो आपको ही करेंगे। तो वहां से आपके पास कौन सी एनर्जी आ रही है? नेगेटिव ही आ रही है, क्योंकि यू आर द कॉज ऑफ माई पेन, आपने मुझे हर्ट किया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो पहले मन पर असर पड़ा, शरीर पर असर पड़ा, रिश्तों पर असर पड़ा, एनवायरमेंट, हमारे घर का वातावरण बदल जाता है, हमारे ऑफिस का वातावरण बदल जाता है, बिकॉज देयर इज पेन इन द एनवायरमेंट। एक ने गुस्सा क्रिएट किया, दूसरे ने दुख क्रिएट किया, दोनों केस में पेन नेगेटिव क्रिएट हो एनर्जी गया। है। अगली बार वो सामने वाला फियर से आपके साथ काम करेगा तो फियर की एनर्जी भी चली जाएगी, और एक आउटकम ये है कि काम हो गया। लेकिन एक आउटकम के काम तो वैसे भी हो जाता, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन उसके साथ लॉस कितने हुए। सिर्फ फर्क ये है, काम हो गया इमिजिएटली दिखाई देता है, खुशी गायब हुई बहुत सालों के बाद अब दिखाई दे रहा है, शरीर में बीमारी आ रही है वो कई सालों के बाद होगी, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं वो कई सालों के बाद दिखाई देंगे, काम हो गया वो इमिजिएटली दिखाई देता है। इसीलिए सिचुएशन दीदी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है समझना, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स अगर टेंजिबल वाले आपके फेवर में जा रहे हैं जो आपको करने थे, तो वो प्रैक्टिस करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब मेडिटेशन की भी जैसे हम बात करते हैं, रिजल्ट्स थोड़े टाइम बाद दिखाई देते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें भी पहले आप सीखोगे, बहुत बारी फेल होगे, तो रिजल्ट्स इतनी दूर हैं कि ऐसा लगता है तो इम्पॉसिबल सा है, या इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी आदत क्या है, 10, 15, 20 दिन में उसका फ़ायदा नज़र आना चाहिए। अगर मैं आज प्यार से काम करवा रही हूँ और काम नहीं, आउटपुट नहीं रिसीव हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है नहीं, फिर तो गुस्सा ही सोल्यूशन है। तो ये सिचुएशन ओवरऑल ऐसे कॉम्प्लेक्स है रिजल्ट वर्सेस इनपुट की, कि आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ पे आप इनपुट लगाओ। अगर आप सही जगह पे इनपुट लगा रहे हो, रिजल्ट बहुत टाइम आएगा, वो भी कोई प्रॉमिस नहीं है, वो भी पता नहीं है। फिर आप अपने आसपास के लोगों से सुनते हो कि हाँ इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, मैंने ट्राई करके देखा, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मेरे तो थॉट्स बंद ही नहीं हुए, तो क्यों करना है मेडिटेशन। तो एक जो इंसान है ना, वो इतना कन्फ्यूज्ड है इस टाइम में कि मैं क्या करूँ। जो मुझे करने को बता रहे हैं उसमें मेरी पेन, इमीडिएट पेन का सोल्यूशन नहीं है, और जो मेरी इमीडिएट पेन का सोल्यूशन है उससे मेरी लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट हो रही है, तो मैं किस तरफ जाऊं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि गुस्से के बिना काम नहीं होगा। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा 2 बार ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तो एक्चुअली सिर्फ टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मतलब शायद मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, शायद मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मेरी विल पावर बढ़ रही है, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल वो बढ़ रहा है। माई माइंड एंड बॉडी इज रिमेनिंग हेल्दी। मतलब अगर हम ये बात 20 साल पहले बोलते फिर भी ठीक था, आज तो लोगों को दिखाई दे रहा है उनके मन की स्थिति कैसी हो चुकी है। खुशी चाहिए बोलने लग गए हैं, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। सो व्हाट हैव वी बिकम? वी हैव बिकम लाइक दिस। तो ये जो इतने सालों में हमने फटाफट से काम करवाए गुस्सा करके, वो काम किस लिए करवाने थे? उसमें से क्या मिलने वाला था? हमने खुशी। सोचा काम हो जाएगा, मैं और कमा लूँगा, फिर खुशी आ जाएगी। बट वो पिछले 20-30 साल का रिजल्ट ही हुआ। काम तो सच्ची में बहुत अच्छे हो गए। देखो ना, बाहर हमने मिरेकल्स क्रिएट कर लिए हैं, यहाँ फेलियर क्रिएट किया। अगर एट द एंड ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ एफर्ट, इतने सालों की मेहनत के बाद मुझे कहना पड़ रहा है खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, तो देन आई एम सेइंग यहाँ तो कमा लिया, यहाँ गवा लिया, और कोई बात नहीं, यहाँ भी कमा लेंगे। सो लाइफ की प्रायोरिटी को ठीक रखनी है। सो हर पहलू को देखें अपने जीवन के। एंड इस समय तो हम ऐसे युग में गुजर रहे हैं कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की भी बात कर रहे हैं। सो इट्स नो मोर जस्ट अ संस्कार, इट इज अ हेल्थ इशू। इट इज नो मोर जस्ट फीलिंग डिप्रेस्ड,
It is a depression. It is no more just feeling anxious. It is an anxiety disorder. So अब वो सिर्फ एक feeling नहीं रही, अब वो सिर्फ एक संस्कार नहीं रहा, अब वो एक बीमारी बहुत फास्ट बढ़ती जा रही है। अभी भी हम काफ़ी साल गवा चुके हैं, लेकिन अगर हम अभी भी रुककर उसको चेंज नहीं करेंगे, अगर आप देखो 20 साल पहले मुझे लगता है ये डायबिटीज़ हम सुनते थे, अरे बढ़ रहा है, 10 साल पहले हमने सुना बढ़ रहा है, हमने तो भी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की। अभी किसी को कुछ लगता ही नहीं है कि डायबिटीज़ तो नॉर्मल बोल दिया। सो वी कांट कॉल अ डिजीज़ नॉर्मल कि हाँ ये तो होता ही है। तो अभी अगर हम ऐसे ही चलते रहे, थोड़े टाइम के बाद बोलेंगे डिप्रेशन नॉर्मल है। आजकल हमने दीदी जो प्रॉब्लम्स हैं उल्टा कर लिया, उनको नॉर्मलाइज कर दिया है, सॉल्यूशंस को नॉर्मलाइज करने की जगह से हमने कहा बीमारी होना नॉर्मल है, परफेक्ट हेल्दी कौन होता है? हमने कहा हमेशा खुश कैसे कोई रह सकता है? टेंशन होना नॉर्मल है। रिश्तों में गांठें आई, हमने उसको भी नॉर्मल बोल दिया। रिश्ते टूटने लग गए, हमने उसको भी नॉर्मल बोल दिया। डिवोर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, हमने उसको भी नॉर्मल बोल दिया। एनवायरनमेंट इतना दूषित हो चुका है, प्रकृति हमारी वाइब्रेशन से दूषित हो गई है, इतना उथल पुथल दिखा रही है, हम तो भी रुक कर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हम उसको नॉर्मल बोलते जा रहे हैं। और जब तक नॉर्मल बोलते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा नेचुरली, क्योंकि जो नॉर्मल आप जिस चीज को बोलोगे आप उसी संस्कार को यूज करोगे। तो हमने अनकंफर्टेबल संस्कारों को नॉर्मल बोला, और जो हमारे एक्चुअल संस्कार हैं, ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल, उसको हमने बोला चाहिए। तो स्ट्रेस को नॉर्मल बोला, खुशी चाहिए। गुस्से को नॉर्मल बोला, शांति चाहिए। हर्ट को नॉर्मल बोला, क्षमा करना मुश्किल लगता है, ये बोला। जेलेसी को नॉर्मल बोला, दुआएं देना किसी की सफलता के लिए वो मुश्किल लगता है। अटैचमेंट को नॉर्मल बोला, हाँ, लेकिन प्यार में शक्ति देना दूसरे को, अगर दूसरा परेशान है उसको बोला ये मुश्किल है। हम कैसे नॉर्मल हो सकते हैं जब वो सामने वाला दुखी है? सो हमने अपने नॉर्मल संस्कारों को मुश्किल बोला, और जो डिस्कम्फर्ट दे रहे थे उनको हमने नॉर्मल बोला। अब नॉर्मल बोलने से क्या होगा, हम उसी संस्कार के थ्रू रिपीट करते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इन संस्कारों को नॉर्मल नहीं बोलना। दूसरा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ये संस्कार हमने क्रिएट किए थे, तो चेंज भी हम करेंगे। इट्स वेरी सिंपल टू चेंज अ संस्कार। जैसे क्रिएशन की साइकिल है, आपने कहा पहले थॉट, फिर फीलिंग, फिर उसके बाद बिहेवियर, उसके बाद संस्कार। तो अगर आपको नया संस्कार भी फॉर्म करना है या इसको भी हटाना है अपनी लाइफ से, तो सेम थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी। सेम साइकिल को, सब सेम साइकिल के अंदर जाएंगे। सो हम इतनी सारी बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर। द प्रोसेस इज सो सिंपल, वेरी सिंपल, इतना सिंपल प्रोसेस है। और प्रोसेस की शुरुआत, जैसा कि आपने कहा कि मैं क्रिएटर हूँ इस सब का, राइट। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में नहीं लोगे, आप सामने वाले सिचुएशन या इंसान पे छोड़ दोगे, तो कोई सोल्यूशन वहाँ पे निकल भी नहीं पाएगा, राइट। क्योंकि आपको लगेगा वहाँ से कोई सोल्यूशन आना चाहिए, वो अच्छा बिहेव करेंगे तो मैं ऐसा बिहेव करूँगा। इसका मतलब आप ट्रिगर बेस्ड लाइफ जी रहे हो। हाँ, तो अगर आप चेक करो, सब्सटेंस के गुलाम, जैसे चाय कॉफ़ी के गुलाम, फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंस के गुलाम। कुछ लोग बोलेंगे खाने के बाद मुझे मीठा तो चाहिए ही, उस द वोकैबुलरी फर्स्ट नीड्स टू चेंज। कम से बोलो खाने के बाद मुझे मीठा अच्छा लगता है, इज़ अ डिफरेंट वोकैबुलरी, क्योंकि जो आप दोहराएंगे वो आपकी कोडिंग और होती जाएगी। मुझे मीठा अच्छा लगता है, हम खाते हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन इसके बिना मेरा चलता नहीं। तो किसी दिन अगर नहीं खाना होगा तो भी कहेंगे नहीं मेरा नहीं चलता इसके बिना। डॉक्टर बोलेगा अभी आप नहीं खा सकते, बोलो नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये तो मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल। कोई भी चीज़ एटलीस्ट मतलब सब्सटेंस खाने पीने की छोड़ने को मुश्किल नहीं बोलना चाहिए, 1 सेकंड में छोड़ना चाहिए। इसीलिए देखो भारत की संस्कृति में व्रत होते हैं, ये सब क्यों आते हैं? ये हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं। चलो ये थोड़े दिन ये छोड़ो, ये दिन ये छोड़ो, ताकि हम किसी भी चीज़ का गुलाम बनकर नहीं जिए। ये हमारे को स्वराज्य सिखाने के लिए आते हैं कि मन और कर्म इंद्रियां गुलाम नहीं किसी चीज़ की, और मन भी कर्म इंद्रियों की भी गुलाम नहीं, कि देखना नहीं चाहिए फिर भी देखा, ये वाली बात उनके बारे में नहीं सुननी चाहिए थी फिर भी सुनी, ये तो नहीं बोलना चाहिए था उसके बारे में फिर भी बोला, मेरे मुंह से निकल गया। तो ये स्वराज्य क्या होता है, धीरे 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 खत्म होने लगता है। पहले यहाँ से खत्म होता है, फिर यहाँ से खत्म होता है, फिर लोगों का हाथ भी उठ जाता है। हाथ उठाने का उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हो गया, मेरा हाथ उठ गया।
इट इज नॉट मैंने हाथ उठाया, इट इज मेरा हाथ उठ गया, मतलब अब मेरा कंट्रोल इसके ऊपर भी नहीं है। दीदी, जितने भी लोग ट्रिगर बेस्ड जिंदगी जीते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान या सिचुएशन ने मेरे ऊपर प्रभाव किया, इस वजह से मैं ऐसा हो गया, तो वो सभी लोग अगर थोड़ा रुक के इस पॉडकास्ट में खुद पे रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि ये बोलने की जगह कि मैंने इस वजह से ऐसा किया, मैं ये सोचूं कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं ऐसा हूँ आज, तो शायद आप उस जर्नी पे चल पड़ेंगे कि मुझे ऐसा नहीं होना है, तो फिर मुझे क्या करना है। जब तक आप सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहेंगे, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स में ऑब्जर्व किया है, काम में ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर जब भी आपसे सवाल किया जाता है ना कि आपने ऐसे क्यों बात की, या आपने ऐसे क्यों किया, या आप ऐसे क्यों नहीं करते, तो आप सीधा कहते हो तो वो तो उनकी गलती है, उन्होंने मुझे ऐसे प्रोवोक किया, अगर मुझे ट्रिगर नहीं करते, वो वैसा वैसा ना होते ना करते, तो मैं ऐसा ऐसा ना करता। तो यहाँ पर हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी पड़ेगी। हम जब तक ये सोचते रहेंगे नहीं उनकी वजह से, तब तक हम खुद को नहीं बदल पाएंगे। ये इट इज चीज नॉट ऑल्सो कि वो हमें ऐसा सोचना है, द फैक्ट इज कि वो ही सत्य है, हम सिर्फ सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मतलब मैं आपके साथ हर रोज गलत व्यवहार कर सकती हूँ, वो मेरी गलती है, वो मेरा कर्म है जो गलत है, लेकिन ये पावर तो मेरे अंदर नहीं है ना कि मैं आपके मन के अंदर घुस के आपकी सोच को भी बनाऊं, दैट आई कैन नॉट डू। लेकिन जब मैं ये गलत व्यवहार करती हूँ, आप जो उसके बारे में सोचते हैं, हो सकता है आप क्षमा भी कर सके, वो भी आपकी चॉइस है। हो सकता है आप मुझे ब्लेसिंग्स दे के, मेरे लिए मेडिटेशन करके मेरी भी वाइब्रेशन को चेंज कर दें, वो भी आपकी चॉइस है। हो सकता है आप सिर्फ दुखी थॉट्स क्रिएट करें, इतना इनके लिए किया फिर भी ये ऐसे ही बात करते हैं, इनको संवाद करने का भी तरीका नहीं आता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। वी हैव ऑप्शंस कि कैसे सोचना है। लेकिन जब आप ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, स्टिमुलस में थी, अगर आपसे कोई गलत व्यवहार ही ना करता तो आप थॉट्स ही ना क्रिएट करते, तो स्टिमुलस तो मैं हूं, लेकिन रिस्पॉन्स आप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस समय आपको कोई पूछता है कि ये आप दुखी क्यों हो, आपको लगता है ये स्टिमुलस की वजह से मैं दुखी हूं, तो लेट्स कंप्लीट द इक्वेशन। स्टिमुलस की वजह से आप दुखी नहीं है, स्टिमुलस गलत था, लेकिन स्टिमुलस में मैंने कैसा सोचा उसकी वजह से मैं दुखी हूं। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो स्टिमुलस को चेंज कर दो, मतलब या तो आप मुझे चेंज कर दीजिए, वो हो नहीं सकता। इसीलिए सोच को बदलो। संकल्प से सृष्टि बनती है, हमारी दुनिया हमारी सोच से बनती है। हमारी दुनिया मतलब मेरी फीलिंग्स, मेरी हेल्थ ऑफ बॉडी, मेरे रिश्ते, मेरा काम, मेरा सब कुछ मेरी सोच से बनता है। हमने इक्वेशन को ऑपोजिट ले लिया, संकल्प से सृष्टि की जगह हमने सोचा सृष्टि से मेरे संकल्प बनते हैं, और इसलिए मैंने कहा परफेक्ट सृष्टि हो जाएगी, मेरे मतलब मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हम हैप्पी होंगे। तो हम परफेक्ट लाइफ क्रिएट करने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये सब परफेक्ट हो जाएगा ना तो मैं अपने आप हैप्पी हो जाऊंगी। बट इक्वेशन ये नहीं है कि सृष्टि से संकल्प बनता है, इक्वेशन है संकल्प से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि को भी अगर आपको बदलना है, मतलब आपकी लाइफ में आपको कुछ चेंज भी करना है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले उसके बारे में अपनी सोच को बदलिए। और ये इतना इजी है, मतलब इतना इजी है, आप सिर्फ इसको 1 घंटा प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद उसको 1 दिन प्रैक्टिस करो। इवन अगर आपने गुस्सा किया, नो प्रॉब्लम, इवन अगर आपको बुरा लगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन में आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आज सिर्फ इतना करना है, अगर आपने गुस्सा किया, आप सिर्फ ये नहीं बोलना उन्होंने गुस्सा दिलाया, सो लेट्स चेंज वोकैबुलरी, सिर्फ ये सोच चेंज करो, उन्होंने वो किया, गुस्सा मेरी चॉइस थी, मेरी चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, मुझे पता लगने लगेगा कि ये मेरे पास चॉइस है। इट डजंट मीन कि मैंने 2 दिन में मेरी नेचर चेंज हो जाएगी, नहीं, बहुत सालों की वो आदत है, लेकिन चेंज पहले दिन से शुरू होगा। तो पहला चेंज ये है, डोंट पुट द फिंगर आउट, सिर्फ ये प्रोग्रामिंग यहाँ चेंज करना है। उन्होंने ऐसा बोला, हर्ट मैंने क्रिएट किया, उन्होंने ऐसा किया, गुस्सा मैंने क्रिएट किया, बात मुश्किल थी, चिंता मैंने क्रिएट की। जस्ट चेंज वोकैबुलरी,
अगर हम इतना भी कर पाए दीदी, तो अगर हम अपनी तरफ फिंगर को पॉइंट कर लें, अपने अंतर्मन की तरफ, अपने इनर वर्ल्ड की तरफ, द जर्नी विद इन कर लें, तो हमें ये वोकैबुलरी तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगी कि मुझे गुस्सा आया, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो गुस्सा करता है। तो फिर आप सोचते हो कि फिर गुस्से के अलावा क्या ऑप्शन है। जब तक आप यही नहीं सोचते हो कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ड्राइविंग सीट में बैठा हूँ, तब तक तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। तब तक तो आप यही सोचोगे ये ड्राइवर कोई और कर रहा है, वो मुझे कहीं भी ले जा रहा है जहाँ उसका बस चल रहा है। Absolutely. और इसी तरह से हम अपने मन को ड्राइविंग सीट में बिठाकर बहुत ब्लेम करते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि हम खुद वो एक्शंस को चूज कर रहे हैं, चाहे अनकॉन्शियसली चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप फिर ये शायद होगा कि हम कैसे कॉन्शियसनेस में आए, कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं। जैसा पहले आपने ये कहा, कर लें, एक बार क्रिएट वर्ड ऐड कर लें, मतलब मैंने ये क्रिएट किया। इवन जब खुश है तो बोले ये मैंने क्रिएट किया। आज शांत फील कर रहे, ये मैंने क्रिएट किया। तो इसको वेकअप करना है। ये जो सो गया है ना ब्लेम गेम के अंदर, इसको याद दिलाना है, नहीं ये सारी पावर तो आपकी है। फिर एक बार मुझे पता है कि मैंने क्रिएट किया, तो दूसरा फिर स्टेप है, इसका मतलब मेरे पास चॉइस है, मैं कुछ और भी क्रिएट कर सकता हूँ। इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, धीरे बोलना है, प्यार से बोलना है, आराम से बोलना है, मन में भी गुस्सा नहीं करना है। मेरे पास फिर बहुत सारी चॉइसेस आ गई। इसके पहले तो चॉइस ही नहीं थी। हमारी आज वोकैबुलरी एक और चीज बोलती है, दे डिड दिस ऑब्वियसली आई विल गेट एंग्री, दे डिड दिस ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट। एक तो पहले हम ऑब्वियस बोलते हैं कि मतलब ये ही ऑप्शन सही ऑप्शन, फिर हमारे आसपास के भी लोग बोलते थे ऑब्वियसली यू विल गेट हर्ट, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। और इतना अब हो जाता है कि अगर आप ठीक हैं तो फिर कोई और आके बोलेगा हाउ इज इट कि आपको बुरा नहीं लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने उसको नॉर्मल बोला। तो फिर जिसको बुरा नहीं लग रहा उसको आके बोलेंगे आप नॉर्मल नहीं हो, आपको बुरा नहीं लग रहा है। इतना हमारी इक्वेशंस चेंज हो गई। तो पहली चीज आई क्रिएट, थोड़े दिन तो सिर्फ इसी पे होमवर्क करो, कुछ मत चेंज करो, उस संस्कार को वैसे ही रहने दो, डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट सेइंग आई क्रिएटेड, आई क्रिएटेड, ये मेरी रचना है, ये सोच मेरी रचना है, ये मेरी। जस्ट अपनी वो शक्ति को वापस जागृत करो कि पावर मेरी है, मैं गुलाम नहीं ये दुनिया की बातों का, ये पावर मेरी है। तो पहले सिर्फ उस वर्ड को अंडरलाइन करो, आई क्रिएट, आई। फिर सेकंड, आई हैव अ चॉइस। तो मेरे पास अब चॉइस है। इमोशन मैं क्रिएट कर रही थी, सोच मैं क्रिएट कर रही थी, तो मेरे पास चॉइस है कौन सी क्रिएट करनी है। अगली बार फिर अपने आप से पूछा जीवन में क्या चाहिए, मेरा मन कहेगा खुशी चाहिए, बोले तो वेरी गुड, वैसे वाला फिर थॉट क्रिएट करना। अब जब वो बात आएगी मुझे शांति चाहिए, तो वेरी गुड, वैसे वाला थॉट क्रिएट करना। इट्स वेरी इजी, क्योंकि रिश्ता इधर बनना शुरू हो गया, पावर ये एक्टिवेट होनी शुरू हो गई। अगले दिन आप 10 में से 9 बार गुस्सा करेंगे, 1 बार शांत रहेंगे। अचीवमेंट, सुपर अचीवमेंट। लेवल होता है संस्कार चेंज करने का। फिर धीरे धीरे बाहर से खत्म हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आएगा, सिर्फ इरिटेशन आएगा, वो भी दिखने लग जाएगा कि ये भी क्यों मैंने क्रिएट किया। फिर धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। सो इट्स अ लिटिल जर्नी, जिसको कुछ महीने लगेंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी भी है, बहुत आई ओपनिंग जर्नी भी है। आप अपनी अवेयरनेस में जब अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस लेके आ जाते हो, देखने लगते हो, Right. अपने आसपास भी और अपने अंदर भी जब झांकने लगते हो, तो बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े चेंजेस आप क्रिएट करते हो अपने लिए दीदी। लेकिन जो ये क्रिएशन का प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये अगर आप अवेयर इंसान हो तो बड़ा पेनफुल भी हो सकता है, गिल्ट भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मैंने ये क्रिएट किया, ये सिचुएशन ख़राब हुई, इसमें मेरा रोल है। एक कॉन्वर्जेसन ये हो सकती है कि दोनों लोगों का 50-50 रोल है। एक कॉन्वर्जेसन ये हो सकती है कि उन्होंने 70 किया, मैंने 30 किया। लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के सोचो कि चलो अगर 5% भी था तो मेरा रोल था उसमें, Right. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और ऐसे आप अपनी लाइफ के हर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो, क्योंकि जब आपकी लाइफ का कोई भी एक एरिया खराब होता है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, या काम हो, या कोई भी और एरिया हो, तो आपके बाकी एरियाज भी डेफिनेटली इम्पैक्ट उसका दिखते हैं। तो अगर आप एक एरिया पे इम्प्रूवमेंट में काम करते हो तो बाकी एरिया में आता है। एक एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मानते हो कि आपने गलत क्रिएट किया, तो हर एरिया में दिखने लगता है। तो उस गिल्ट से कैसे डील करें जो इस प्रोसेस में हमारे अंदर आता है कि अरे मैं इतना बुरा इंसान था, अरे मैं इतना गुस्सा करता था, अरे मैं ऐसे लोगों से बर्ताव करता था, या मैं इतना ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था मेरा बिहेवियर, तो मैंने तो बहुत लोगों को दुख दिए अपने बिहेवियर से। तो फिर कैसे आप ठीक करो उस सब चीज़ को? स्पिरिचुअलिटी कंपैशन सिखाता है, एक तो दूसरों के प्रति सद्भावना,
सबसे पहले अपने प्रति, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि गिल्ट भी एनर्जी डिप्लीटर है। गिल्ट तो बिल्कुल ही नहीं क्रिएट करना। इट्स लाइक दूसरों को क्रिटिसाइज करना शक्ति घटाता है। गिल्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म है, अपने आप को कोसते रहना, कोसते रहना, कोसते रहना। नहीं, वो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया। तब समझ नहीं थी तो किया, अब समझ में आ गया, अब ध्यान रख रहे हैं, आदत है। तो हमें 2 वर्ड सिखाए जाते हैं, अटेंशन बट नॉट टेंशन अबाउट अटेंशन। ठीक है ना? तो अटेंशन रखना है कि सही सोचना है, सही कर्म करना है, अवेयरनेस, अटेंशन। लेकिन उसका टेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि अब अटेंशन ये है कि राइट एनर्जी क्रिएट करनी है। तो उसकी प्रेशर अगर लिया तो फिर एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। और अगर गलत हुआ तो स्टिल सिट, मतलब अगर सपोज मैंने गुस्सा कर दिया आप किसी को, तो देन आई जस्ट हैव टू सिट 1 मिनट विद माई सेल्फ। पहले मन में बैठकर उसके साथ कैसा बिहेव किया मैं उसको चेंज करूंगी, मतलब रिप्ले करूंगी। तो मेरे यहाँ प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि हमें इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते थे। तो वहां से अच्छे वाइब्रेशन उनको भेज दो जिनको डांटा। तो यहाँ से तो अब ऑलरेडी गलत बोल दिया ना, लेकिन यहाँ की पावर बहुत ज़्यादा है। आप ये कभी भी करके देखना, अगर आपने किसी के साथ कुछ थोड़ा नहीं सही किया ना, आप जस्ट रात को सोने से पहले भी, या उसी टाइम याद आ जाए तो उस टाइम, लेकिन रात को सोने से पहले बस उनको सामने लेकर आओ, मन पर क्षमा मांगो और बहुत सारी दुआएं भेज दो। सामने वाला आपको अगले दिन सुबह बदला हुआ मिलेगा। वाह, इतना पावरफुल है। बहुत पावर, यहाँ की तो बहुत बड़ी पावर है, इसको यूज नहीं करते हम। क्षमा मांगे भी रात को सोने से पहले, क्षमा करें भी अगर किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार आज किया, क्षमा करें पहले। दीदी, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जो हम पिछली कॉन्वर्जेशन कर रहे थे कि हम क्रिएटर हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ताकि जो लोग इसे देख रहे हैं वो ओवरवेल्म ना हो जाएं अपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि बाप रे अब मेरे साथ इतना सारा गिल्ट आ गया। तो आपने कहा कि गिल्ट नहीं लेना है, जो कर सकते हैं उसे करना है। हम आदत चेंज कर रहे हैं, हम संस्कार चेंज कर रहे हैं। ये हमारे एक जन्म के संस्कार भी नहीं होते, अनेक जन्मों से हमारे साथ ये चल रहे हैं। बहुत इजीली चेंज होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इट कैन नॉट हैपन कि मैंने आज डिसाइड किया कि मैंने कल से बिल्कुल गुस्सा नहीं करना एंड टुमारो इट विल चेंज। नहीं, ये नहीं हो सकता है, कल नहीं होगा ये। हाँ, लेकिन कल आज से कम होगा। तो जैसे कोई और आपके सामने है जो अपनी आदत चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर उसने अगले दिन कुछ गलती की, आप उसको डांटेंगे कि ऐसे कैसे, तुमने तो कल बोला था कि तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। नहीं, आप उसको मोटिवेट करेंगे, देख कुछ बात नहीं, एक ही बार हुआ ना, आज आपने 5 बार नहीं किया। सो वी विल मोटिवेट द अदर पर्सन, वी विल अप्रिशिएट द अदर पर्सन कि तुम्हारे में पता है कितना चेंज आ गया है, तुम क्या थे पिछले महीने और तुम क्या बन गए हो। जैसे हम दूसरे के साथ करते हैं, अपने साथ भी वही करना है। हो गया एक बार, चलो नेक्स्ट करें अभी, ऐसे। सो इट्स अ जर्नी जहाँ आप अपने दोस्त बन जाते हैं। हम दोस्तों को ऐसे कोसते नहीं हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं। सो मेडिटेशन इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द सेल्फ। जैसे हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को राय भी देते रहते हैं, दूसरों को चेक भी करते रहते हैं, ऑल दिस विद द सेल्फ, ये है मेडिटेशन। दीदी, एक और कॉन्वर्जेशन है। आपने कहा कि अगर थॉट पॉजिटिव होगी तो आपका मनोस्थिति पॉजिटिव होगी, फिर उसके बाद फीलिंग पॉजिटिव होगी, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आज के टाइम में हमने क्या सीखा है, और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर आपकी थॉट नेगेटिव है तो आपकी फीलिंग नेगेटिव है, एक्शंस नेगेटिव है। अब आज के टाइम में कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ रही है कि हमारी अगर थॉट नेगेटिव है, फीलिंग भी नेगेटिव है, तब भी हम एक्शन पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे अगर लेट्स से आपकी मदर इन लॉ के खिलाफ, आपके थॉट्स में भी नेगेटिविटी है, आपकी फीलिंग में भी नेगेटिविटी है, लेकिन सुबह उठ के उन्हें आप चाय ज़रूर दोगे, आप खाना ज़रूर दोगे, उनके जो भी उनको ज़रूरत है उनकी लाइफ की सहूलियत के लिए, उनके कपड़े सही तरह से रखने हैं, वो सब आप करोगे। तो इससे किस तरह का माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे एक्शंस तो सही है ना, थॉट ठीक है वो मुझे परेशान करती हैं, मुझे उनकी बातों से परेशानी है, मुझे वो नहीं पसंद है, लेकिन मैं अपना काम तो कर रही हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर रही हूँ ना। और ये चीज़ हर जगह पे रेप्लिकेटेड है, जॉब्स में भी रेप्लिकेटेड है कि हम अपने काम को नहीं रिस्पेक्ट करते, बॉस को नहीं रिस्पेक्ट करते इंटरनली, क्योंकि वो कोई देख नहीं सकता, वो मेरे अंदर है। बाहर से मैं यस सर, हाँ जी सर, हो जाएगा सर। राइट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें? काम आप अच्छे से कर रहे हैं, बिहेव आप अच्छे से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो पहली बात तो अपने आप को बहुत अच्छे नंबर उसके लिए देने हैं। कई लोग फिर बिहेव भी अच्छे से नहीं करते, जब मुझे वो पसंद ही नहीं, मैं उनके लिए क्यों सुबह चाय कब बनाऊं, ऐसा भी हो गया। ऐसा भी होता है। तो 3 लेवल हुए ना, मन, वचन, कर्म।
ये जो मुझे बेमन से मैंने किया या ना खुश होकर मैंने किया या नाराज होकर मैंने किया, इसका दूसरे पर असर पड़ता है, पर चलो उसको भी इग्नोर करते हैं अभी, लेकिन इसका असर मुझ पर पड़ता है। इससे मेरा रिश्ता बिहेवियर से उनके साथ तो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, मैंने रोज सुबह नमस्ते की, पाँव छुए, आशीर्वाद लिया, चाय बनाई, खाना बनाया, बाकी घर के काम किए, ऑफिस भी गई, मेरा सब कुछ टिक 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 परफेक्ट मार्क आ रहा है मेरे चार्ट के अंदर। सब लोग भी कहेंगे कि बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छा बेटा है, दुनिया भी कहेगी बहुत अच्छे सर हैं, बिकॉज दे आर चेकिंग मोर ऑन माई बिहेवियर। लेकिन मेरी अपनी खुशी वो तो घट रही है, क्योंकि मैं अंदर क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, जजमेंटल थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। तो मेरा अपने साथ का जो रिश्ता है, मतलब मेरे जो मन की स्थिति है, एंड उसका असर मेरे शरीर पर पड़ता है। तो ये जो हम इनर चेंज ला रहे हैं ना, दिस इज नॉट रियली फॉर एनीबडी एल्स। ये अलग बात है कि दूसरों पर असर करता है, बट वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर एनीबडी एल्स। ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और इसको जब आप एक बार ये करके देखेंगे, आपको इतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि फिर आपको लगेगा कि देयर इज नो अदर वे ऑफ लिविंग। यही तो तरीका है जीने का। हम कैसे जी रहे थे इस तरह से कि भाई हम एक झूठ की जीवन जी रहे हैं, ऊपर से स्माइल कर रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं कितनी बोरिंग है, मेरे को बात नहीं करनी है इनके साथ। तो दूसरे को नहीं पता चलेगा, वाइब्रेशन मिलेंगे लेकिन शायद उनको वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी सोच ने मेरी स्थिति को घटाया, मेरी सोच ने मेरे ऑरा को डिप्लीट किया। तो दिस इज फॉर मी। यहाँ की चेंज अपने लिए है। मास्क पहन के दूसरों को एक अलग प्रोजेक्शन किया जा सकता है, दूसरों के साथ रिश्ते भी ऊपर ऊपर से अच्छे ही चल जाएंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं। सुकून नहीं आएगा। महिमा मिल जाएगी कि बहुत अच्छा बच्चा है ये, सुकून नहीं आएगा। सब आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप तो अपनी मदर का बहुत ध्यान रखते हैं, मदर इन लॉ का। आपको सुकून नहीं आएगा। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट शरीर पर असर पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वो मेरे साथ बैगेज मेरे साथ जाएगा। आज हमारे जो बहुत सारे इश्यूज हैं वो प्रीवियस लाइफ टाइम्स के बैगेज हैं। तो इसलिए अपने लिए सोच को चेंज कीजिए, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। दीदी, हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो डिटैचमेंट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन है जो हम नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो एक रिलेशनशिप में इमोशनल डिपेंडेंसी ना हो, डिटैचमेंट ना हो, लेकिन फिर भी एक मीनिंगफुल ब्यूटीफुल रिलेशन हो, वैसा रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करें? डिटैचमेंट हो या ना हो, डिटैचमेंट हो एक अटैचमेंट ना, हाँ, एक Yeah. रिलेशनशिप में अटैचमेंट हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत नेगेटिव अटैचमेंट या जिसे हम कहते हैं, तो कैसे हम एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप को फॉर्म करें बिना इमोशनल बैगेज क्रिएट करें, इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करें? डिटैच्ड स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? 3 वर्ड्स है, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, 4 वर्ड्स एक्चुअली, लव, और चौथा वर्ड है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस अगर है ना, कि आप परवाह नहीं कर रहे हो, बेपरवाह हो गए रिश्ते के अंदर, वो सही नहीं है। फर्क नहीं पड़ रहा आपको? वो सही नहीं है। तो कई बार वो कुछ लोग बेपरवाह हो जाते हैं, या कहें इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आपको दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज नॉट लव, वो राइट नहीं है। लेकिन वो डिटैचमेंट नहीं है, वो इनसेंसिटिव है। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट ये है कि आपको दर्द हो रहा है, और हम यहाँ के दर्द की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। अब जब मुझे नहीं हो रहा होगा, ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, घर में एक बच्चा है, या घर का कोई भी एक फैमिली मेंबर है, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, कोई क्राइसिस आया, कोई फेलियर आया, कोई हेल्थ इशू आया, लेकिन एक ही जना है जिसके पर सामने प्रॉब्लम आई, और वो एक ही जना है अभी जो दुखी परेशान है। इट्स ओके, बाकी 3 तो ठीक है ना सारे घर के अंदर, लेकिन बाकी 3 ठीक रहते नहीं है, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी ऑफ अटैचमेंट कहती है आप दुखी हो तो हम खुश कैसे रह सकते हैं, अटैच्ड। तो अगर ये नीचे गए, क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ, तो मैं भी नीचे चली गई, बहुत जल्दी पूरे घर में दुख और दर्द फैल जाता है, मतलब सारे परेशान हो जाते हैं। बाकी सबकी जिम्मेवारी क्या है? बाकी सबकी जिम्मेवारी है कि अगर एक नीचे जा रहा है तो बाकी सबको यहाँ रहना है, और यहाँ रहकर आपकी शक्ति, वाइब्रेशन, वो उसकी शक्ति बन जाएगी। ये प्यार है। सो दिस इज लव। लव मीन्स आई एम्पावर यू।
मैं आपको शक्ति देकर आपके भी दर्द को खत्म करती हूँ। अटैचमेंट मीन्स आपका दर्द मेरा दर्द है और हम दोनों दर्द में हैं और हम दोनों दर्द में नीचे जाते हैं। और इसीलिए आप देखो, जब एक जना परेशान होता है वो अकेला रहना चाहता है। हम कहते नहीं हम आपके पास बैठना चाहते हैं, बट कहते मुझे नहीं बैठना किसी के पास। बट नहीं, मुझे आपके पास। वो क्यों नहीं हमारे पास बैठना चाहते? क्योंकि हमारे से उनको और दर्द की वाइब्रेशन मिल रही है। भले हम अच्छा उनसे बात कर रहे हैं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, खत्म हो जाए, हम अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी वाइब्रेशन में तो दर्द है ना, चिंता है, फियर ऑफ फ्यूचर है। वो ऑलरेडी दर्द में थे, वो हमारी वाइब्रेशन के साथ नहीं बैठ सकेंगे उस टाइम। इट एड्स पेन टू देयर पेन। वो उनके दर्द को और दर्द ऐड करता है। वो कहते हैं मुझको छोड़ दो। वो अकेले बंद हो जाते हैं कमरे में, या वो घर से बाहर चले जाते हैं, दूसरों से जाके बात करते हैं। पता है किन से बात करेंगे? जो उनसे अटैच्ड नहीं है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ठीक है। उनसे बात करके इनका मूड ठीक हो जाता है, हमारे से बात करके इनका दर्द बढ़ जाता है। तो अटैचमेंट घर की एनर्जी को डिप्लीट करती है और उनकी एनर्जी को और डिप्लीट करती है। ये प्यार नहीं है, ये दर्द में दर्द देने वाली बात है। उनको राय नहीं चाहिए, उनको पता है क्या करना है, ताकत नहीं है वो राइट करने की। तो इसीलिए दिस इज द बिगेस्ट सेवा। घर में ये सेवा सबसे इंपॉर्टेंट। दिस इज लव, to give power when they need it. तो डिटैचमेंट इज वेरी बिग पावर। अगर फैमिली में एक जने के पास भी ये शक्ति है कि वो ऐसे रह सकते हैं, वो पूरे परिवार को संभाल लेंगे। हम कहते हैं घर का शक्ति स्तंभ बनो, बिकम द पावर हाउस ऑफ योर फैमिली। एक जना चाहिए हर घर में ऐसा। एक जना भी अगर करता है ना, तो आपसे जाने वाली एनर्जी दूसरे के लिए पावर बन जाती है। फिर दूसरे की सोच चेंज करना मुश्किल नहीं होता उसके बाद। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आज के इस एपिसोड में जाने से पहले मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, और वो ये है कि द जर्नी विद इन पॉडकास्ट ने अपने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। हमने सेंचुरी मार ली है। 100 एपिसोड्स हम आपके लिए रिलीज़ कर चुके हैं। तो आप हमारा पॉडकास्ट की लिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पुराने एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। ये जर्नी 100 एपिसोड क्यूरेट करने की जो हमने लगभग 2 साल में पूरी की, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने पर्सनली देखे। और आप में से जो भी लोग एक छोटी सी रील भी एडिट करते हैं वो जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये पूरा एडिटिंग का प्रोसेस। और यहाँ पर सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बनाना, हर एपिसोड को इस तरह से डिज़ाइन करना कि आप लोग द जर्नी विद इन कर पाएँ। आप लोग इस एपिसोड का जो एकमात्र उद्देश्य है, जो एम है, जो मिशन है, उसकी गहरी समझ पैदा कर पाएँ और अपनी लाइफ में ऐसे मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाएँ जहाँ से आप अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुँच पाएँ। ये इस मिशन के साथ मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू किया और मुझे बहुत ही खुशी है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, इतनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखी। इस पॉडकास्ट को आप में से कई लोगों ने एक थेरेपी की तरह देखा और कमेंट्स में हमें बताया कि कैसे आपकी मदद कर रहा है हील होने में। कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट को एक गाइड की तरह देखा। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली रीच आउट किया कि मैं उन्हें मेंटोर कर सकूं। कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट में अपने फीडबैक दिए, सजेशंस दिए, जहां से हम इसको और निखार पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस मिशन को और आगे तक ले जा सकें और ये जो मिशन है ना, ये और बड़ा हो सके और ज़्यादा लोगों में मैसेज पहुंच सके कि हमारे लिए द जर्नी विद इन करना, खुद को समझना, अपने अंतर मन को समझना, अपने आज की बेहतर परख रखना, उसकी ठोस परख रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब ये होना शुरू होगा ना, तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ एटलीस्ट इम्प्रूव होने लगेगी। आपका खुद से रिश्ता, आसपास वालों से रिश्ता, सक्सेस और फेलियर से रिश्ता, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, नार्सिसिज्म, अपनी खुद की ईगो एलिमेंट को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आपकी मदद होगी और आप एक बेटर पर्सपेक्टिव पैदा कर पाएंगे और आप एक बेटर इंसान हो पाएंगे। फिर आप वो अपना बेटर वर्जन अपने दूसरे रिश्तों में, अपने काम में, अपनी जॉब्स पर भी ले आ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड। दीदी, यहाँ पे ना क्या प्रॉब्लम आती है कि
अगर आप खुद पे काम कर रहे हो और आपने अपने आप को कैच करना शुरू कर दिया, चीज़ें अपनी अवेयरनेस में ले आए, आप छोटी चीज़ों से अब ट्रिगर भी नहीं हो रहे हो, धीरे-धीरे आपका लेवल बढ़ता है, बड़ी चीज़ों से भी ट्रिगर नहीं हो रहे हो। लेकिन सामने जो आपके पार्टनर हैं, अगर वो वैसे ही रहते हैं एक लंबे टाइम तक जैसे वो हैं, तो आपको लगता है मैं ही सारी मेहनत करते जाती हूँ, ये तो कुछ करते नहीं हैं और इसलिए कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो जो लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, वो क्या करें? मतलब बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या एक रिश्ते को ख़त्म कर देना, नॉट सिर्फ हस्बैंड वाइफ या एक रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्या कभी किसी सिचुएशन में वो एक सही ऑप्शन हो सकता है? सिर्फ अगर आप चेंज बाह्य कर रहे हैं ना, तो आप चेंज करते करते थक जाएंगे। सपोज यू एंड मी, तो अगर मैं बार बार बात करूँ, मैं झुकूँ, मैं फ़ोन करूँ, मैं आपका काम करूँ, मैं आपको हेल्प, बाह्य, इफ़ आई एम डूइंग इट ओनली आउटवर्ड, अंदर मैंने सोच को नहीं चेंज किया, तो मैं थक जाऊंगी। मैं बोलूँगी कब तक मैं ही एडजस्ट करूँ, कब तक मैं ही सब कुछ करूँ। लेकिन अगर आप यहाँ भी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो थकने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आप लाइटर होते जा रहे हैं। जब यहाँ नहीं करे थे तो भारीपन बढ़ता जाता है, बढ़ता है, तो थक जाते हैं। लाइटर होते जाएंगे तो आप आपकी क्षमता करने की और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, देखो 2 चीज़ों में रिश्ते से थोड़ा-सा ध्यान रखना है। एक, अगर कोई अब्यूज़ है, फिज़िकल वायलेंस है, उसमें आप दूसरे की हीलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग करवाओ, हीलिंग करवाओ, थेरेपी करवाओ। क्योंकि जो कर रहा है ना ऐसा, उसके पास भी कोई पुराना बहुत इमोशनल कुछ ट्रॉमा है, जो उनको भी नहीं पता कि उनके पास वो क्यों है। तो उनकी हीलिंग करवाओ, मतलब पूरी सारी कोशिश करो उनका ठीक। इलाज नहीं, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रॉमा है। कभी-कभी बचपन का होता है, कभी-कभी पास्ट लाइफ का भी होता है। तो उनकी हीलिंग करवाओ, हो सकता है सब कुछ बदल जाएगा। नहीं तो फिर अपना थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा। मतलब डोंट अलाउ कि आपको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक संस्कारों की बात आती है, तो हमें किसी भी संस्कार से रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ेंगे, उनका भी संस्कार आपसे अलग ही होगा। आप दूसरे ऑफिस में जाएँगे, वहाँ भी अलग संस्कारों के लोग मिलेंगे। आप दूसरी फैमिली में जाएँगे, वहाँ भी आपके संस्कार, हर एक के साथ संस्कार डिफरेंट ही होंगे। इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट। रिश्ता मीन्स अडैप्टिंग टू ईच अदर संस्कार्स, एडजस्टिंग टू ईच अदर संस्कार, लेकिन अडैप्ट करने की ताकत चाहिए। तो जितने लोग अपनी लाइफ में आज आइसोलेटेड हैं किसी भी रीज़न से, अगर आपके दोस्त नहीं हैं या नहीं बन पाते, और अगर बन जाते हैं तो आप रिटेन नहीं कर पाते हो लंबे टाइम तक फ्रेंडशिप्स को, या आप अकेले अकेले हो गए हो लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ईगो को भी चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर मैं कितना ज़्यादा है। तो दीदी कैसे आइडेंटिफाई करें अपने अंदर की इस ईगो को? मेरी पावर टू अडेप्ट एंड एडजस्ट, सहन करने की शक्ति, झुकने की शक्ति। एक्चुअली हमने अपनी वोकैबुलरी में इन वर्ड्स को नेगेटिव बना दिया। मैं कितना सहन करूं, मैं कब तक झुकूं, मैं ही झुकूं। सो वी गिवन अ वेरी नेगेटिव शेड टू ऑल दीज वर्ड्स कि ये नहीं। और फिर जितना जितना हम अपने काम में अच्छा करते गए, हम अचीव करते गए, हमने कहा मुझे सहन करने की ज़रूरत क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे सहन करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार मैंने वो बोलना शुरू किया, तो फिर मेरी पावर टू एडजस्ट जितनी थी, वो भी कम हो उसको गई। मैंने छोड़ ही दिया। मैं कहा पर मैं करूँ ही क्यों? मुझे ज़रूरत नहीं है इन लोगों की। मैं अकेले रह सकती हूँ या मैं अकेला रह सकता हूँ। मुझे पेरेंट्स के साथ भी रहने की ज़रूरत क्या है? आई कैन बी ऑन माई ओन। तो हमारे पास बाहर की फैसिलिटीज़ ज़्यादा आ गई, शायद धन भी ज़्यादा आ गया। तो मैंने कहा मैं करूँ क्यों? मतलब मैं मजबूरी से करूँ क्यों? फिर वी फॉरगॉट कि वो हमारी ताकत थी। तो वो हमारा अभिमान बढ़ता गया कि हमने सोचा मैं तो अपने आप सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिश्ते रिश्ते हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। ज़रूरत नहीं है कहते हैं लोगों की, लेकिन फिर अंदर किसी तो डिवाइस अकेलापन पर आ जाए। डिपेंडेंसी, वो Yeah. लोग खाली थोड़ी बैठते हैं। मैं देखती हूँ जो लोग आइसोलेटेड भी कर लेते हैं अपने आप को, सब लोगों से रिश्ते तोड़ के, या टूट जाते हैं, खुद तोड़ लेते हैं, अलग भी हो जाते हैं, तो भी कौन सा वो अलग रहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है तब भी अगर अलग रहकर भी वो जेन्युइनली अलग रहें तो भी ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन तब भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने गैजेट्स के साथ, Yeah. बाहर आना जाना, एप्स डाउनलोड कर लेंगे, कहीं कॉफ़ी पीने चले गए, क्योंकि कहीं कुछ कर लिया। यहाँ अगर शांति नहीं है, तो आप यहाँ नहीं रह सकेंगे। आप रह ही नहीं पाओगे। अभी अगर मेरी आपसे भी नहीं बनी, इनसे भी नहीं बनी, इनसे भी नहीं बनी, और मैं अकेले एक कमरे में अभी बैठ जाऊं, ठीक है,
तो जैसे ही मैंने अकेले बैठे, यहाँ का शोर शुरू हो जाएगा, उसने ये बोला, इसने ये किया, आई कांट हैंडल दैट नॉइस, वो शोर मुझसे नहीं हैंडल होता, मैं फटाफट टीवी ऑन कर देती हूँ। अब मैं फ़ोन ही उठा लेती हूँ, अब तो टीवी तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये हमें इस दर्द से दूर करती हैं कि यहाँ पर वो नॉइज़ चलती है ना, उसने ऐसा किया, उसने कितना शोर होता है कि हम फटाफट कोई स्क्रीन ऑन कर लेते हैं और हम अपने पेन से, इमोशनल पेन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जितनी चीज़ों को आज हम स्ट्रेस बस्टर बोलते हैं, दिस इज़ माय स्ट्रेस बस्टर, माय स्क्रीन्स, शॉपिंग, ये वो सारी चीज़ें, ये स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन है। तो जितनी देर आपने अपने आप को एंगेज किया, उतनी देर आपको वो शोर सुनाई देगा नहीं, वो दर्द होगा नहीं। जैसे आप उसको बंद करेंगे, फिर आएगा, तो आप फिर कोई अब लेकिन दुनिया ने हमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस दे दी कि हमारे पास 24 घंटे डिस्ट्रैक्शंस है, तो हम उस दर्द को हील ही नहीं कर रहे। आप अपने आप को ये सारी दुनिया की चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रखें, लेकिन ये दर्द कम नहीं हो रहा है उतने दिनों में ये दर्द बढ़ रहा है, ये शक्ति घट रही है। सो इट्स नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन जो हमारी शक्ति को और घटाता है। अभी WHO ने कहा है लोनलीनेस इज द नेक्स्ट एपिडेमिक। अकेले रहना नहीं, अकेलापन, अकेला होना खुद में। अकेलापन या अपने आप के साथ रिश्ता, अकेले बैठ नहीं सकते, तकलीफ होती है यहाँ पर, इसलिए इसीलिए जो लोग सब लोगों से आइसोलेटेड हैं या रिश्तों में नहीं कुछ भी कर पा रहे, अलग रहते हैं, अगर वो थोड़ा टाइम जेन्युइनली अलग होके भी देखें ना खुद के साथ बैठ के, तो बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग आप बोल रहे हो ना, ये दिखने लगती है, सुनने लगती है, और फिर आपको उसमें प्रॉब्लम दिखने लगती है, फिर खुद के अंदर रिफ्लेक्शन, ये सारा ना प्रोसेस शुरू हो जाता है दीदी, अगर आप बैठो खुद के साथ। लेकिन आप फट से फ़ोन उठा लिया, कुछ और डिवाइस उठा लिया, किसी को फ़ोन करके उसी सिचुएशन के बारे में गॉसिप कर लिया। अच्छा, आजकल लोगों के फ्रेंड्स, रिश्ते अपने आसपास के दायरे में कोई भी नहीं है, नेबर को भी नहीं मालूम कौन है हमारे पड़ोस में, लेकिन जो आपसे 7 समंदर दूर है, वहाँ 1-2 आपके फ्रेंड्स हैं, मेरी तो उनसे ही बनती है, क्योंकि वहाँ पे आप इजीली फ़ोन उठा के कुछ भी इवेंट आउट कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट एवरीडे लाइफ में कोई एंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम खुद के ऊपर काम करें, तो ये वाली जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत लोगों को होती हैं, अकेलेपन की प्रॉब्लम, उसमें भी हम लाइफ को रीसेट करने का एक एंगल ढूंढ सकते हैं। तो ये जो हम इनर चेंज ला रहे हैं ना, दिस इज नॉट रियली फॉर एनीबडी एल्स। ये अलग बात है कि दूसरों पर असर करता है, बट वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर एनीबडी एल्स, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और इसको जब आप एक बार ये करके देखेंगे, आपको इतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि फिर आपको लगेगा कि देयर इज नो अदर वे ऑफ लिविंग, यही तो तरीका है जीने का। हम कैसे जी रहे थे इस तरह से कि भाई हम एक झूठ की जीवन जी रहे हैं, ऊपर से स्माइल कर रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं कितनी बोरिंग है, मेरे को बात नहीं करनी इनके साथ। तो दूसरे को नहीं पता चलेगा, वाइब्रेशन मिलेंगे लेकिन शायद उनको वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी सोच ने मेरी स्थिति को घटाया, मेरी सोच ने मेरे ऑरा को डिप्लीट किया। दीदी, ये जो बोर वर्ड है ना, ये इतना प्रॉब्लमेटिक है, और अब ये रिलेशनशिप में आ रहा है कि आपको आपका पार्टनर बोरिंग लगने लगता है, आपको लोग बोरिंग लगने देते हैं। अरे मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, बड़े बोरिंग है, वो फ्रेंड्स बड़े बोरिंग है। तो हम इतने ज़्यादा इस लेंस से देख रहे हैं दुनिया को कि हमें इंटरेस्टिंग लगना लोग शायद कम हो गए, या फिर हमारे इंटरेस्ट की लिमिट इतनी छोटी हो गई कि इतने जल्दी हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए। वो अलग रीज़न है, हमारे को स्क्रीन्स की इतनी आदत पड़ गई ना। आप देखो स्क्रीन पे कैसे आती हैं चीज़ें, आपको स्टिम्युलेट करती हैं, ऐसे कॉन्टेस्ट में आप ऐसे ऐसे करते जाओ, वेरिएशन आएगा, ये आएगा। अब आप किसी से बात कर रहे हो तो बहुत नॉर्मल, धीमा, अभी हमारे मन को वो गति सूट नहीं करती है। इट्स लाइक आपको एक हायर वर्जन ऑफ सब्सटेंस की आदत पड़ गई है, आपको उसकी लोअर डोज पसंद नहीं आएगी उसके बाद। तो ह्यूमन इंटरेक्शन हमको लोअर डोज लग रहा है, हमको ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए लोग सामने बैठे हैं तो भी हम इसके अंदर घुसे हुए हैं, क्योंकि ये हमारी सेंसेस को इस तरह से कैप्चर करता है। और फिर इसमें मेरे पास चॉइस होती है, मुझे कौन सा वीडियो देखना है। आपके साथ मेरे पास चॉइस नहीं है कि आपसे मैं क्या बुलवाऊँ अपने बारे में। यू सी हाउ दिस होल थिंग इज एक्चुअली चेंजिंग आवर वे ऑफ लिविंग। तो मतलब कंटेंट कंजम्पशन भी आपका डिसाइड कर रहा है कि आपकी मनोस्थिति क्या होगी। कंटेंट कंजम्पशन ही डिसाइड कर रहा है, भी नहीं, ही डिसाइड कर रहा है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। हमने कहा ना, सोच से फीलिंग्स, फीलिंग से वर्ड से बिहेवियर, वो सोच से। लेकिन सोच किससे बनती है? कंटेंट से। कंटेंट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर जाती है। सो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है, सोच से फीलिंग, फीलिंग से फिर बिहेवियर, फिर कर्म, फिर संस्कार, फिर भाग्य।
तो वी ऑलवेज से कंटेंट इक्वल्स टू डेस्टिनी। आपके कंटेंट से आपकी डेस्टिनी हो जाएगी। आज हम जितनी चीज़ें देख रहे हैं जिसको हम प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ कंटेंट इन्फ्लुएंस्ड है। आप कंटेंट इन्फ्लुएंस्ड है, आपको रिश्तों की डेफिनेशन कंटेंट से आ रही है आज। ट्रस्ट की डेफिनेशन आपकी कंटेंट से हिल रही है। लॉयल्टी की आपकी डेफिनेशन कंटेंट की वजह से चेंज हो रही है। सब कुछ इस कंटेंट से हो रहा है जो हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते थे जिसमें बड़े परिवार इकट्ठे रहते थे, झुकते थे प्यार से, तो हम भी वैसे करते थे बिकॉज कंटेंट था। जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, हमारा कंटेंट थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में हम रोज सुबह 7 से 8 मिलते हैं सेंटर पर, स्टडी, स्पिरिचुअल स्टडी। पहले वही टाइम अखबार या फोन के साथ बीत सकता था। हम कुछ चेंज नहीं करते, बस वो 1 घंटा चेंज करते हैं कि सुबह का कंटेंट चेंज होता है, बाकी चेंजेस अपने आप होते हैं। दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्षमा की बात की, फॉरगिवनेस की बात की, कि रात को सोने से पहले क्षमा मांगे भी और करके भी सोएं, अंदर ही, अपने अंदर ही करके सोएं, चाहे आप एक्सटर्नली किसी से मांगे या बोल कर करें या ना करें, बट अपने भीतर ये करके सोएं। अब क्षमा मांगने का, मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूं, जो आज बच्चे 30s में हैं, 40s में हैं, आजकल जो यंग बच्चे हैं जो अभी पैदा हो रहे हैं, पिछले 8-10 साल में जो आए हैं, उन्होंने तो सॉरी थैंक यू वर्ड सुने हैं, पर जो हम हैं, हम लोगों ने कभी, मोस्ट ऑफ अस ने अपने घर में सॉरी थैंक यू सुना नहीं था। मैं तो एक ऐसे परिवार में से आई जहाँ पर मैंने कभी सॉरी किसी को बोलते हुए ही नहीं देखा। और इसका ये मतलब नहीं था कि झगड़े नहीं थे, बहुत झगड़े भी थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, ईगो इश्यूज थे, कई कई दिनों तक बात नहीं करना, खाना छोड़ देना, सब किया है हम सभी लोगों ने अपने घर में। हम सभी मतलब मैं अपने घर की बात करी, हमारे घर में सब ने किया, पेरेंट्स ने भी किया, बच्चों ने भी किया, भाई बहन ने भी किया। तो नेचुरली कभी सॉरी सुना नहीं, तो ये एक्सेप्ट करना नहीं आया कि मेरी गलती भी हो सकती है। माफ़ करना तो नेक्स्ट स्टेप है। तो मैंने तो बहुत लेट जाकर लाइफ में ये सीखा कि मांगना किसे कहते हैं, माफ़ी मांगी कैसे जाती है और माफ़ किया कैसे जाता है। लेकिन कोई अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और फॉरगिवनेस नहीं आ पा रहा है, उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, वो कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि क्षमा कर किसको रहे हैं। जैसे ही आपने, सपोज आपने कुछ अभी किया जो मेरे अनुसार वो गलत है, या आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, या आपने अपने साथ ही कुछ गलत किया, और मैं उस बात से नाराज हो जाऊं और मैं उस बात को पकड़ के रख लूं कि इसने ऐसा किया क्यों। अब ये जो मेरी पकड़ है यहाँ पर कि इसने ऐसा किया क्यों, ये आपको तंग बाद में करेगी, लेकिन ये किसको तंग कर रही है एक्चुअली? ये मुझे तंग कर रही है। तो जब हम कहते हैं आई फॉरगिव यू, मैं आपको क्षमा करती हूँ, तो एक्चुअली मैं किसको क्षमा कर रही हूँ? यहाँ मैं अपनी वो थॉट जो मुझे दर्द कर रही थी, उस थॉट को रिलीज कर रही हूँ। अभी आप चेंज नहीं हुए, लेकिन जब मैंने कहा मैं आपको क्षमा करती हूँ, तो मैं अपनी थॉट को रिलीज कर रही हूँ। कोई भी ये प्रैक्टिस करके देखे, कितने भी साल पुरानी बात है, सिर्फ बोलना शुरू करो रोज रात को या रोज सुबह, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को खत्म करती हूँ। क्योंकि हमने तब से बोला मैं क्षमा नहीं कर सकती, मैं ये बात को कभी नहीं भूल सकती, दैट वाज आवर अफर्मेशन। नाउ चेंज दैट अफर्मेशन, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को। तो जब हम कहते हैं आई फॉरगिव, आई एम सेइंग कि मैं इस बात को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो जब वो करेंगे तो सबसे पहले आपको सुकून मिलेगा। क्षमा भी एक्चुअली हम खुद को कर रहे हैं, क्योंकि हम कष्ट खुद को दे रहे थे वो बात पकड़। जैसे आपने कहा बहुत दिनों तक बात नहीं करना, किसको दर्द होता है? जो बात करना बंद करता है उसको ही सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसके यहाँ इतना शोर मचता है अंदर, क्योंकि सारी पुरानी बातें याद आती हैं, विक्टिम फीलिंग क्रिएट होती है। बाहर सब लोग नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन वो एक जना बात करना बंद कर देता है। उसको लगता है मैं इनको सिखाऊं कि अगली बार ये करेंगे तो मैं ऐसे। दूसरों पर उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बात करना बंद करता है उसके अंदर के संकल्पों का शोर कई गुना बढ़ जाता है, और जैसे ही वो नॉर्मल बात करने पर आता है, उसका यहाँ का शोर शांत हो जाता है। इट इज ऑल फॉर द सेल्फ। हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हैं। दूसरे ने जो कर्म किया उसका परिणाम तो दूसरे के पास आएगा ही। जब कुछ बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, देश का कानून काम करता है, लेकिन छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, कर्म का कानून, लॉ ऑफ कर्मा, ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज वर्किंग। तो इवन पूरी दुनिया कह दे कि हमने आपको क्षमा कर दिया, बट आपका कर्म और उसका परिणाम आपके साथ तो चलना ही चलना है। लेकिन हमने अगर कहा कि हम आपको क्षमा करते हैं, तो हम अपना कर्म बदल रहे हैं, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं, अपने आप को सुकून दे रहे हैं यहाँ, और हमारे से आपको वो वाइब्रेशन मिलेगी, वो शक्ति
आपको आपके कर्म बदलने की शक्ति देगी और कर्म के परिणाम को फेस करने की भी शक्ति देगी। लेकिन क्षमा कोई किसी को नहीं कर सकता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि आप दूसरे के कर्म के परिणाम को रोक दो जस्ट बाय सेइंग आई फॉरगिव यू। इट डजंट हैपन बिकॉज वो आपका कार्मिक अकाउंट है। लेकिन क्षमा करने से मैंने अपना कार्मिक अकाउंट चेंज कर दिया। और जब सॉरी बोलने की बात है, इजी होना चाहिए, बट वो एक शब्द नहीं है एक्चुअली कि सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलने का अर्थ सिर्फ ये है कि मैंने जो किया वो सही नहीं था एंड आई एम गोइंग टू वर्क नाउ कि उसको चेंज करना है। सिर्फ सॉरी बोल दिया ताकि मूड ठीक हो गया सबका, बट थोड़े दिन बाद फिर से सेम चीज़ हो गई, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। वो तो सिर्फ उस टाइम की चीज़ों को ठीक कर देता है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन सॉरी अर्थात आई एम गोइंग टू चेंज। सॉरी का मतलब जो मुझे समझ में आता है दीदी, सॉरी जब आप कहते हो किसी को तो आप एक तरह से एक अनसेट कमिटमेंट दे रहे हो कि आपको इस चीज़ के थ्रू दोबारा नहीं जाना पड़ेगा मेरी वजह से, अगर मेरा बर्ताव गलत हुआ है। हम अपने सॉरी को इतना सीरियसली नहीं लेते। हम नहीं सोचते कि सॉरी का मतलब भी एक कमिटमेंट है और हम अपने कमिटमेंट पे फॉल्टर कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी ये कमिटमेंट्स को छोटा समझने की आदत इतनी बढ़ गई है, जैसा आप कुछ देर पहले कह भी रहे थे कि टाइम पे नहीं आना, कमिट करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, कमिट करने के बाद ईगो को फिर भी पकड़े रखना, फॉरगिवनेस को फिर भी ना देना। तो कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट में जो हम इतने ढीले होते जा रहे हैं, और हमें क्या लगता है बाहर लोगों की कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरे से भला कोई नहीं है, मैं एक बार जो कह देती हूँ मैं करती हूँ, मैं लोगों के लिए खड़ी होती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो इतने आप अपने मैं से भरे होते हो, लेकिन अगर आप खुद को भी चेक करो कि आपकी कमिटमेंट में वैल्यू कितनी है। वर्ड्स तो हैं, इंटेंशन तो है, पर वैल्यू कितनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका अपने आप से कमिटमेंट, वो भी चेक करना है। कुछ कमिटमेंट्स हम लोगों के साथ करते हैं, लेकिन बहुत सारे कमिटमेंट्स हम अपने आप के साथ करते हैं कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना है, मैंने ऐसे नहीं मैंने ऐसे सोचना है। जितनी बार आप अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी और आपको अगली बार जो आप डिसाइड करेंगे वो करने की ताकत मिलेगी। और हर बार जब आप उसको हल्के में छोड़ देंगे तो आपका खुद पर विश्वास, लोगों का विश्वास तो हिलेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले ये कि मेरा खुद पर ही विश्वास खत्म हो जाता है, तो मैं अगली बार सोचती भी हूँ, फिर मैं कहती हूँ पता नहीं, डिसाइड तो बहुत बार किया है, होता तो है नहीं। सो आई स्टॉप ट्रस्टिंग माई सेल्फ। कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करे, लेकिन अगर मैं खुद पर ट्रस्ट करूँ तो मिरेकल क्रिएट हो जाएगा। कोई भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करे, मैं खुद से अच्छा कर लूँ, मिरेकल क्रिएट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली दूसरों से अच्छा हो जाएगा। अपने आप के साथ का रिलेशनशिप, मैं खुद से प्यार करूं, कोई भी मुझसे ना करे। मैं खुद से करूं, कोई भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करे। मैं अपने मन में सिर्फ ठीक बात करूं अपने आप से, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वी नीड ओनली अ गुड रिलेशनशिप विद वन पर्सन, दीदी उसके बाद सारे रिश्ते चेंज हो जाएंगे। दीदी खुद से प्यार करना दिखता कैसे है? खुद से प्यार करना मतलब, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको दुखी बैठने नहीं देते। आप फटाफट से उसे अच्छी बातें करते हो, आप उसकी सोच को बदलने का प्रयास करते हो, आप उसको खाना खिलाते हो, आप कहते हो कोई बात नहीं ना, उसने बोल दिया छोड़ ना, तुम ऐसे नहीं हो। आप उनको चेंज करते हो मूड को। इसी तरह अगर कोई मेरे साथ गलत करे, इफ़ आई एम नाइस टू माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से अच्छा बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया, पहले मैं चेक कर लूँ उसमें मेरे लिए सही क्या था, वो ले लूँ। दूसरा, चलो कोई बात नहीं, उनका मूड खराब था, मैं तो अपने आप को जानती हूँ, मुझे अपना ये, अपने आप से अगर अच्छी बात करेंगे, दैट इज सेल्फ लव, अपनी हीलिंग कर दी। लेकिन अगर मैंने अपने आप से ये कहना शुरू किया, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कितना भी कुछ कर लो, मैं अपने आप को डिमीन कर रही हूँ, मैं अपने आप को नीचे गिराती जा रही हूँ। तो मेरी स्थिति क्या होती जाएगी, और नीचे जाएगी, और मैं दूसरों से बस प्यार के लिए ऐसे खड़ी रहूंगी। मुझे ऐसे नहीं खड़े होना है। इवन अगर मुझे कोई बोले तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, मैं बैठूँ अपने आप के साथ, मेरी कौन सी विशेषताएं हैं, मेरी कौन सी कमजोरियां हैं, मेरे कौन से काम सही होते हैं, कौन सी मेरी गलतियां होती है। आई इवैल्यूएट माई सेल्फ। मैं अपने आप से अच्छे से बात करूं, क्या थे तुम 2 साल पहले, देखो तुम्हारे अंदर कितना चेंज आ गया, ये वाला भी चेंज हो जाएगा। बीइंग नाइस टू योर सेल्फ, बीइंग काइंड टू योर सेल्फ, दैट इज सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करेंगे, दूसरों से प्यार करना ईजी हो जाएगा। अगर हम
बहुत जेन्युइन इंटेंशन के साथ इन बातों को सुने तो इनको एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है। हमें लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। बट जेन्युइनली आप इंटेंशन के साथ सुने तो एक्सेस पॉइंट्स बहुत आसान है। दीदी मुझे कोई सिंपल 3 तरीके बताइए अपनी सोच में बदलाव लाने के। सबसे पहले कंटेंट, फंडामेंटल, मेन चेंज। आप अपने कंटेंट को चेंज कीजिए। कंटेंट मतलब जो आप फ़ोन से, टीवी से, इंटरनेट से ले रहे हैं। कंटेंट मतलब जो आप लोगों से बातें सुन रहे हैं या लोगों से बातें, इवन अगर मैं बैठूँ आपके साथ और मैं आधा घंटा गॉसिप कर रही हूँ, दैट्स कंटेंट। वो मेरे अंदर जा रहा है, मेरी थॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो कुछ भी 5 चीज़ें जो अंदर जाती हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये 5 रॉ मटेरियल्स हैं, अंदर जाते हैं। थॉट्स उसकी एनर्जी है जो क्रिएट होता है। तो कंटेंट को चेंज कर ले, खान पान को चेंज कर ले, अन्न को सात्विक कर ले, नॉन वेजिटेरियन फूड एक्सपेरिमेंट करें कि शाकाहारी भोजन खाएं 3 महीने। जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो इसलिए अन्न को थोड़ा शुद्ध करें। घर का बना हुआ खाना खा के देखिए, आपका मन चेंज हो जाएगा। बड़ी शांति से खाना बनाकर देखिए, आपका मन चेंज हो जाएगा। परेशान नाराज खाना बनाकर देखिए, आपका मन चेंज हो जाएगा। तो जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो ये 5 चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए और फिर और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि स्पिरिचुअल कंटेंट ऐड कर लीजिए। सो वन इज अवॉइड एनी कंटेंट जिसके अंदर लस्ट है, ईगो है, वायलेंस है, क्राइम है, क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, कॉमेडी के नाम पर दूसरों को नीचे गिराना है, कोई लोअर एनर्जी, इसको बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए करके देखिए और आधा घंटे के लिए हाई एनर्जी कंटेंट ऐड कर लीजिए। आपकी तो सोच 1 महीने के अंदर चेंज हो जाएगी। इट डजंट टेक टाइम टू चेंज थॉट्स। मतलब हम तो सेंटर पे रोज देख रहे हैं ना, मतलब 1 महीने के अंदर लोग चेंज होने लगते हैं, उनका चेहरा चेंज होने लग जाता है क्योंकि यहाँ चेंज हो गया है। अब मेडिटेशन को देखने के कई तरीके हैं, समझने के कई तरीके हैं, कुछ तरीके बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो सिंपल शब्दों में मेडिटेशन क्या है? अलग अलग तरह की मेडिटेशंस हैं आजकल, डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट ऑफ मेडिटेशन। दिस ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं उस मेडिटेशन से। बेसिकली हर एक अपने मन को शांत करना चाहता है, स्टिलनेस लाना चाहता है, लेकिन आपको सिर्फ मेडिटेशन के दौरान पीसफुल नहीं रहना है। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कि आप सारा दिन भी पीसफुल रहते हैं, दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कराता है कि मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ समझ नहीं, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करते हैं। उसकी प्रैक्टिस सुबह मेडिटेशन में करते हैं और परमात्मा के साथ, निराकार परमात्मा के साथ एक रिश्ता बनाना सिखाता है। तो एक बार सुबह उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, उनसे कनेक्ट होकर वो पावर्स को अपने अंदर भरते हैं, फिर सारा दिन भी वो रिश्ता बना रहता है। तो 2 रिश्ते बनते हैं, एक अपने आप के साथ, एक परमात्मा के साथ। 2 रिश्ते ये जब बनते हैं तो सोल पावर बढ़नी शुरू होती है, फिर बाकी रिश्ते अपने आप सॉल्व हो जाते हैं सारे। अपने शरीर के साथ का रिश्ता भी बदल जाता है। हम शरीर को एक्सप्लॉइट नहीं करते, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया। ट्रस्टी की तरह इस शरीर को संभालते हैं। काम के साथ रिश्ता बदल जाता है। काम से सिर्फ मुझे क्या मिलना है वो नहीं, काम पर हम क्या दे रहे हैं, मतलब एज अ गिवर यू स्टार्ट बिकमिंग। एंड लोगों के साथ के रिश्तों की तो परिभाषा ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो उसको सीखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन मतलब बैठ गए, आंखें बंद कर ली और थॉटलेस हो जाना है। मेडिटेशन थॉटलेस होना नहीं होता है, कोई भी थॉटलेस हो भी नहीं सकता है। आप 1 सेकंड के लिए सोचना बंद करेंगे, 10 सेकंड के लिए करेंगे, 1 मिनट के लिए अगर किसी ने कर लिया तो कितनी देर आप सोचना बंद करेंगे? और अगर बैठे बैठे सोचना बंद भी कर लिया, फिर तो उठना है ना काम में आने के लिए। तो इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग थॉटलेस, इट्स अबाउट क्रिएटिंग द हाईएस्ट एनर्जी थॉट्स। दैट इज व्हाट मेडिटेशन विल डू। दीदी आप तो इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपने मेडिटेशन में अपने अनुभव में क्या महसूस किया है कि क्या होता है? क्या थॉट्स कम होने शुरू हो जाते हैं? क्या थॉट्स पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं? थॉट्स चेंज हो जाते हैं। हमें थॉट्स को कम नहीं करना है, चेंज करना है। वो कम अपने आप होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी का कनेक्शन होता है। जब मेरी क्वालिटी नेगेटिव होती है, वेस्ट होती है, इसने क्यों किया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप कभी भी देखो, जब आप चिंता कर रहे हैं, आपकी सोच की स्पीड बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हाँ, तो नंबर, जब क्वालिटी ठीक नहीं होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। हम क्वांटिटी पे वर्क नहीं कर रहे कि कम सोचना है,
हम क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं कि मेरे को अपनी हर सोच की क्वालिटी को चेक करना है. अगर मैंने अभी आपके लिए थॉट क्रिएट की ये ऐसे क्यों कर रही है, आई विल इमीडिएटली चेंज इट, क्योंकि मेरे लिए वो भी एक राइट थॉट नहीं है. आई हैव टू अंडरस्टैंड यू, आई हैव टू बी कंपैशनेट, आई हैव दैट इज माई बेंचमार्क फॉर माई सेल्फ. तो मैं अपनी सोच को बदलूंगी. जैसे ही सोच को बदलूंगी 5 थॉट्स हट जाएंगे, एक ही थॉट आएगी. तो क्वांटिटी अपने आप कम हो जाती है. तो अपने आप फिर यहाँ साइलेंस आने लगता है, स्टिलनेस आने लगता है. कभी कभी ऐसे लगता है कुछ सोच ही नहीं रहे, मतलब वो इसलिए लगता है क्योंकि बहुत कम हो जाती है. क्योंकि राइट थॉट क्रिएट कर ली, एक राइट थॉट क्रिएट कर ली. रॉन्ग जब क्रिएट करते हैं, जिसको हम रॉन्ग नहीं बोलते थे बट वो रॉन्ग थी, वो तो 100 चल रही होती है यहाँ पे. आजकल लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग. तो ओवर थिंकिंग मतलब आप सही नहीं सोच रहे हो. चिंता, गुस्सा, दर्द, दुख, ईर्ष्या, गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइजिंग, शोर मचेगा अंदर, बहुत शोर में, क्योंकि एक के बाद ऐसे फास्ट आती है. यू कांट स्टॉप दैट. आप उसको गति को नहीं रोकिए, आप उसकी क्वालिटी को चेंज कीजिए, गति अपने आप साइलेंट हो जाएगी. कभी कभी दीदी हम ये चीज़ें करते हैं जो आपने बताया कि ईर्ष्या, दूसरों से घृणा, क्रिटिसाइज करना, गॉसिप करना, ये करते हैं इसलिए 100 थॉट्स क्रिएट होती है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी अनअवेयर स्टेट पे पहुंच जाते हैं कि हमारे माइंड में 100 थॉट्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम जेलस इंसान हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं. तो अगर आपका मन अशांत भी है तो भी खुद को उल्टा भी आ सकते हैं रास्ते में और पूछ भी सकते हैं कि क्या मैं जेलस हूँ, और थोड़ी देर सोचेंगे अगर उस बात को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले कि मैं बिल्कुल भी जेलस इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब मैं खुद के साथ बैठी, एक्चुअली एक अलमारी है जिसमें हम भरते गए, इतना भर गया कि हमें तो अब उसमें पता नहीं है कि उस अलमारी में क्या क्या है. वो अलमारी यहाँ है. किसी ने भी कुछ बोला, हमने उसमें डाल दिया. मैंने किसी के लिए कुछ फील किया, मैंने उस अलमारी में डाल दिया. दैट कबर्ड इज स्टफ्ड बेसिकली. अब तो पहले उस अलमारी को खुलती है वो अलमारी, तो इमीडिएटली सब कुछ बाहर नहीं आएगा. पहले जो बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही है ना, वो बाहर निकलेंगी. जब वो बाहर निकलेंगी तो पीछे छुपी हुई छोटी छोटी सटल वाली जो होती है, सटल वाली, तो पहले ऊपर की क्लेंसिंग होती है, फिर सटल क्लेंसिंग होती है, और वो सटल तो और डीपर होने लग जाती है. अब तो इंटेंशन की चेकिंग हो जाती है. इंटेंशन क्या थी इस चीज के पीछे? इट्स लाइक क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग है. पहले मोटी मोटी होगी. इट्स लाइक ये कमरा, इसको साफ करना है, तो पहले बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें उठेंगी, फिर छोटी छोटी जो कोने में पड़ी हुई है, फिर दाग, फिर छोटे छोटे कोने में दाग. इट्स जस्ट लाइक दैट क्लेंजिंग. जब मैंने खुद का भी शुरू किया, जैसा मैंने बोला ना उल्टा एक्सेस, मैंने तो वाकई में उल्टा ही पकड़ा, क्योंकि मुझे शोर तो बहुत था, लेकिन अपने हर डिसीजन में लगता था मैंने ही सही किया है, ये मेरे साथ गलत हुआ है तो मतलब मैंने रिस्पॉन्ड किया है तो ठीक किया है. जेलस तो मैं होती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिक्योर हूँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो भी हूँ. लेकिन मैंने शोर देखा कि इतना शोर क्यों है फिर, और जब मैं वापस उस रास्ते से आई तो मुझे दिखाई दिया, ओह माय गॉड, इतनी जेलसी, इतना डिस्कम्फर्ट. अगर किसी ने कुछ ऐसा कर लिया या किसी का कुछ ऐसा हो गया तो मुझे उसका प्रभाव मुझ पे क्यों पड़ रहा है, और मुझे पता ही नहीं कि मुझ पे पड़ रहा था. तो ये खुद को चेक करते रहना ना, ये भी मुझे लगता है कंटिन्यूअस जाएगा, प्रोसेस है. अपने आप हो जाता है, अपने आप होगा, पर सिर्फ कबर्ड को खोलें तो सही. आज तो मैं थोड़ा हंस के ये बात कर रही हूँ, लेकिन जब भी डिस्कवर हुआ था तो इट जस्ट हिट मी लाइक अ ट्रेन कि आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा ना कि गिल्ट भी तो हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो, क्योंकि मुझे एकदम से आभास हुआ कि इतनी सब चीज़ें मुझसे हो गई अनजाने में, जो कि हम अक्सर कह भी देते हैं, अनजाने में हो गई, अनजाने में कर दिया. मैं गुस्सा नहीं करना चाहती थी, पर मैंने इतनी बार उन पे चिल्ला दिया. ये सब चीज़ें मैंने बाद में रियलाइज़ की. तो फिर वो डीपर रियलाइजेशन से फिर बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना कि अगली बार कुछ ऐसे ट्रिगर होंगे तो मैं नहीं होंगी. और बहुत काम लगा, लेकिन थैंकफुली उस स्टेट पे आ गई कि वो 100 थॉट्स काफ़ी कम हो गए हैं. अभी वो जीरो की स्टेट में तो नहीं आए हैं. जीरो थॉट हमेशा रहेगा, बट एक सुकून, मतलब साइलेंस चलेगा अंदर. ज्यादा सोच, फिर आपको दिखेगा जैसे ही कुछ हुआ और आपने ज्यादा सोचा, यू विल सी कि फिर एक्सटर्नल से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. जैसे पहले काम में अगर 10% 20% भी डिप आ जाता था तो लगता था अरे ये क्या हो गया, मेरा काम ऐसा कैसा हो गया. अभी वो 50 70 80 90% भी आ जाता है. सर्वाइवल तक भी हो जाता है. कभी कभी सर्वाइवल भी नहीं होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है. और पहले ये सोचना मेरे लिए इम्पॉसिबल था. मैं जैसे बैकग्राउंड से आई, जैसी परिस्थिति, जैसा हम बोलते हैं ना कि हाँ मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो मैं हमेशा खुद को प्रूव करने में लगी रही. लेकिन जब उसको छोड़ के मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस सब की तो जरूरत ही नहीं थी. शायद इंडिपेंडेंस बढ़ी ना, यही तो इंडिपेंडेंस है. इमोशनल इंडिपेंडेंस बढ़ती जाती है तो अंदर का साइलेंस बढ़ता जाता है. इट्स अ जर्नी. ये ऐसे नहीं आज है कल चेंज हो गया.
जर्नी, लेकिन जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पॉडकास्ट के थ्रू इसका नाम भी द जर्नी विद इन रखने का Right. यही एक तरह से उद्देश्य भी था, एम भी था कि लोगों की भी द जर्नी विद इन हो पाए, Yes. कहीं ना कहीं छोटे बड़े रूप में हम अपने आप के अंदर झांक पाएं और जो छोटी बड़ी चीज़ें बदलाव लाने हैं, सोच बदलनी है, उस पर काम कर सकें। और आज आपने आकर इतने सारे सिंपल तरीकों से बताया कि कैसे हम सोच पे काम कर सकते हैं और फिर उसको अपने कर्म तक लेके आ सकते हैं। दीदी आप कर्मों के बारे में बहुत बात करते हो, है ना, कि हमारे कर्मों का भी एक अकाउंट होता है। तो थोड़ा सा हमें कर्म का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है, कहाँ से चलते आता है और क्या इसकी एंड डेस्टिनेशन है। सोच एक कर्म है। सोच के पीछे की इंटेंशन, बोल, बिहेवियर, ये सब कर्म है। कर्म मतलब जो एनर्जी मुझसे निकल के बाहर जा रही है, इवन इफ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, वो एक कर्म है। और हर कर्म का एक परिणाम होता है, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। वो तो एक स्पिरिचुअल लॉ है कि जैसे एनर्जी मैंने बाहर भेजी है वही एनर्जी वापस आएगी। तो वो जो वापस आ रही है एनर्जी, उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, उसको हम भाग्य बोलते हैं। वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ये कैसे हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे थोड़ा सा नहीं अच्छा हुआ, वो एनर्जी वापस की तरफ आ रही है। और ये कर्म आत्मा के हैं, शरीर के नहीं है। तो मतलब मेरे कर्म मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी डेस्टिनी भी मेरे साथ चल रही है। आज हम इस शरीर में हैं, कल हम अगले शरीर में होंगे, कल हम दूसरे शरीर में थे। कर्म और डेस्टिनी साथ साथ चलती जा रही है। दैट्स व्हाट आई सेड, जब हम शरीर छोड़ेंगे सब कुछ पीछे छूटेगा, एवरीथिंग, इवन आपकी पढ़ाई। वो बच्चे को फिर से केजी में जाना पड़ता है, आपकी पढ़ाई पीछे छूटती है, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ रहते हैं। और फिर वो कर्म आपके साथ अगले कॉस्ट्यूम में जाएंगे, मतलब नए शरीर में जाएंगे। वहीं से आपकी डेस्टिनी शुरू हो जाएगी कि आप कौन से घर में पैदा हुए। तो इस जीवन में भी कर्म मेरा भाग्य बना रहे हैं, आगे जाएंगे भी कर्म मेरा भाग्य बनाएंगे। तो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी और नहीं है। और वो कर्म है मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे व्यवहार। सिर्फ मेरा व्यवहार कर्म नहीं है, मेरी सोच सबसे पहला मेरा कर्म है। तो प्रेजेंट कर्म में सारी पावर है। फिर प्रेजेंट कर्मा जो है वो सबसे पावरफुल सबसे है, पावरफुल है, क्योंकि वही आपके अभी कंट्रोल में है। जो आप करके आए हो, जो आप पुरानी रिकॉर्डिंग, पिछले जन्म या पिछले शरीर की रिकॉर्डिंग से जो भी कर्म लेके आए हो, वो तो आपके एनीवे कंट्रोल में नहीं है। राइट। तो यानी कि प्रेजेंट कर्म जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं पे आता है चॉइस का कॉन्सेप्ट। राइट। क्योंकि जब आपका कर्म इतना पावरफुल है और उस पावर का एक हिस्सा है चॉइस करने की ताकत, कि चॉइस इज इन योर हैंड्स। कई बार लोग डेस्टिनी की कॉन्वर्जेशन को चॉइस से कंफ्यूज करते हैं कि अगर ये मेरी डेस्टिनी है या नहीं है तो फिर चॉइस करने का फायदा क्या। डेस्टिनी मतलब जो आपके साथ होगा, प्रेजेंट कर्मा मतलब जो अब आप करेंगे। तो जो आपके साथ होगा उसमें शायद अभी चॉइस नहीं है, लेकिन आप अब जो करेंगे उसमें कंप्लीट चॉइस है। लेकिन अब जो आप करेंगे उससे जो आपके साथ हो रहा है उस पर तो कॉन्सिक्वेंस आएगा ही आएगा ना। तो इवन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आप फील कैसा कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है। तो प्रेजेंट कर्मा में सबसे ज्यादा आप उससे सफर कितना करेंगे या आप उसको कितने हल्के में हैंडल कर लेंगे, ये चॉइस तो आपके पास है। जैसे अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, इतनी भी कि किसी को पता चले कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इस शरीर में, लेकिन वो सफर नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो इस टाइम को अच्छे से स्पेंड करेंगे, या नहीं हम अपने लाइफस्टाइल को इतना चेंज करेंगे कि मेरी बॉडी की एज बढ़ जाएगी। तो उनका एनर्जी डिफरेंट है प्रेजेंट में, तो उनको सफरिंग नहीं हो रही। तो ऐसी आत्मा जब तक इस शरीर में है तब भी आराम से रहेगी। हम एक बड़ी बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। तो जो फियर ऑफ डेथ है वो एक बहुत ही मतलब हमारे ना बीइंग में एक तरह से इंजीनियर्ड है। वो एक डिफॉल्ट इमोशन है, सर्वाइवल इमोशन है। तो ऐसे हम कौन से कर्म कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि ये फियर ऑफ डेथ खुद का भी और अपने आसपास के लोगों का भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है सफरिंग का आपके लिए, उसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल कर सके, मैनेज करें। नहीं, फियर खत्म हो जाता है, मैनेज नहीं करना है, खत्म हो जाता है। हाँ, अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे और आप रोज स्टडी करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रोज हमारी स्टडी में रोज आएगी वो लाइन। मतलब चाहे कोई भी टॉपिक चल रहा हो, मुझे ये नहीं पता कि आज रात को सोई तो कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। अब अगर सोने से पहले भी मैंने क्षमा नहीं किया, ये नहीं किया, तो देन आई विल कैरी ऑल दैट बैगेज।
तो हम एक सीखते हैं लाइन, हर घड़ी ऐसा जिए जैसे ये आपकी अंतिम घड़ी है। वी लिव लाइक दैट। गलती होती है लेकिन फिर उसको ठीक करते हैं फटाफट। तो आपकी सोच अपने आप चेंज होने लगेगी कि ये मेरे को टाइम नहीं मिलेगा बैगेज रिलीज करने के लिए। तो वो एक जीने का तरीका बनता जाता है, और जब वो जीने का तरीका बनता जाता है सारे फियर्स वैसे ही खत्म होने लग जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग उसके बाद। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको रोज ये रियलिटी रिवाइज हो रही है कि मैंने इस शरीर को छोड़ना है और मेरे आसपास जो है उन्होंने भी छोड़ना है। दीदी, इसका एग्जाम्पल हमने टीवी पर भी कुछ टाइम पहले देखा। एक बहुत पॉपुलर एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, मतलब एकदम से हो गई। और उनकी मदर, जो कि शायद ब्रह्मा कुमारी इसके साथ ही मेडिटेशन किया करती थी, वो उस वक्त पर रो नहीं रही थी बल्कि मेडिटेट कर रही थी। तो हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा कि आपका एक इकलौता बेटा का भी चले जाना, और उस मोमेंट पे आपकी एज भी डेफिनेटली अपने बच्चे से ज़्यादा है। सारे जो रीजंस होते हैं हमारे दुखी होने के, कि मेरे बुढ़ापे का सहारा, या मेरा एक बच्चा, या चले गए इस दुनिया से, इतना कुछ किया उन्होंने, जो भी रीजंस होते हैं आपके उस टाइम पे दुख को, पेन को फील करने के, उसके बियॉन्ड जाके वो मेडिटेट कर रही थी, वो उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे रही थी। और जो मीडिया कवर कर रहा था, कह रहा था कि वो रोई नहीं, वो बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स और प्यार और उनकी एनर्जी वाइब्रेशन की बातें कर रही थी। तो आई थिंक जो लोग सच में ये कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे होंगे उनको ऐसा भी लग सकता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल भी गया। एंड आपके सेंटर पे तो आप रोज़ ही ऐसे लोगों को देखते हैं जो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कर पाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो जा रहा है वो ज़्यादा दर्द में है। क्यों? क्योंकि उसने एक सेकंड में सब कुछ खोया है। आपने फैमिली का एक सदस्य खोया है, आपके आसपास 10 लोग बैठे हैं अभी, लेकिन उस आत्मा ने अपने पूरा परिवार, अपना सब कुछ जो अचीव किया, अपना शरीर, सब कुछ खोया है। द पेन इज मच हायर ऑन दैट साइड। और अगर हम अभी दर्द क्रिएट करेंगे तो हम उनके दर्द को, अगेन वो वाला, अगर हम दर्द, ये तो दर्द में है, सब कुछ खोया अचानक, हम अगर दर्द क्रिएट करेंगे तो हम उस आत्मा को दर्द भेज रहे हैं जो आगे अपनी जर्नी पर गए हैं। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें ऐसे नहीं बनाती कि मेरा क्या होगा। वो सबसे पहले हमारी थॉट ये लाती है हमें उनके लिए क्या करना है। और हम सब करते हैं ना, हम सब प्रार्थना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वो आत्मा दर्द में आगे गई है। हमारी जो प्यार क्या होता है उसके लिए मेडिटेट करके उनको शक्ति भेजना, उनको ये मैसेज भेजना अपने संकल्पों से, आप हमारी चिंता नहीं करना, हम बिल्कुल ठीक हैं, आपकी नई डेस्टिनी शुरू हो रही है, हम सब अपना ध्यान रखेंगे, आपका नया शरीर बहुत अच्छा होगा, आपका नया परिवार बहुत प्यारा होगा, आप एक बहुत प्यारी डेस्टिनी, ये संकल्प, हम, दिस इज थिंकिंग, हम सोच उस टाइम पर भी चेंज करते हैं कि उस टाइम कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। वापस आ जाओ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, ये सोच हमें पता है कि उस आत्मा को बहुत कष्ट देगी, तो हम वो सोच क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। शुक्राना करते हैं, ये नहीं बोलते आप कैसे हमें छोड़ के चले गए, शुक्रिया हर क्षण का जो हमारे साथ रहे। तो थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी सही सोचना सिखाता है, तो वो इस सीन के लिए भी जीवन के सही सोचना पहले से सिखा देता है, और उसकी समझ मिल जाती है कि ये हमें क्यों करना है, ताकि वो आत्मा बहुत शांति से अपनी जर्नी पर आगे जाए और एक ब्यूटीफुल डे, तो फिर वो उस समय करना इजी हो जाता है, नेचुरल आता है। एक्चुअली वो हम करते नहीं है, इट जस्ट कम्स नेचुरली। बहुत ही पावरफुल दीदी ये रियलाइजेशंस हैं, क्योंकि हम, कोई चला जाता है या कुछ भी हमारे साथ गलत हो जाता है, उसका ग्रीफ कितने सालों तक, मतलब डेकेड्स तक हम उसको कैरी ऑन करते हैं अपने साथ। और अगर हम ये भावना पैदा कर पाए वहाँ पर, और ये भावना पैदा तब होगी जब राइट नॉलेज तो हो हमारे पास, राइट तरीका तो पता हो इस भावना को एक्सेस करने का। क्योंकि कई बारी हम जब ये चीज़ें सीखते हैं तो ऐसा सीखते हैं कि ये सही तरीका, ऐसा कर लो, बट जब हम जेन्युइनली उसके पीछे का, जिस तरह से आपने एक तरह से साइंस और मेथोडोलॉजी पूरी बताई है कि कहाँ से कैसे ये चीज़ें एक कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह आप देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, तो मतलब जब लॉजिकल माइंड को भी
रीजनिंग समझ में आने लगती है तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। हैविंग सेड सो, स्पिरिचुअलिटी के सारे जो लर्निंग्स हैं वो लॉजिक में हम फिट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लर्निंग है जहाँ पे आप जैसे ब्यूटीफुल टीचर्स उनको लॉजिक में भी किसी तरह से फिट करके हमें दे रहे हो, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ना, हमें लॉजिक चाहिए, हमें रीज़न चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें जो कह दिया उसको एक सही बात मान के पकड़ने की, कहीं ना कहीं हम वो चीज़ छोड़ चुके हैं। हम इतने इगोइस्टिक हो गए हैं, हम इतने ज़्यादा सेल्फ से ड्रिवन हैं कि मुझे तो सेंस नहीं बना रहा, तो ये कह रहे हैं तो गलत ही कह रहे होंगे। तो ये जो आप ये ब्यूटीफुल काम कर रहे हो दीदी, जो टीचिंग का, जो इतने सारे लोग आपकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत ही पावरफुल काम है। बहुत बहुत थैंक यू कि आप ऐसा कर रहे हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो आपको सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं खुद कभी कभी सेंटर पर आती हूँ, तो कितनी मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशंस उनकी लाइफ में क्रिएट हुए हैं। तो आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट से, इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू, जो लोग बहुत टाइम से ग्रीफ को पकड़ के बैठे थे, बहुत टाइम से खुद की लाइफ की परिस्थितियों में उलझे हुए थे, आई होप उन्हें थोड़ा क्लैरिटी का रास्ता मिले। अब इस कॉन्वर्जेशन की एंड की तरफ आते आते एक सवाल जो मैं आखिर में बचा के रखती हूँ अपने सभी गेस्ट के लिए, वो है उनकी सफलता की परिभाषा, सक्सेस की डेफिनेशन। क्योंकि हमारे बहुत सारे और आइडियाज़ की तरह सक्सेस की डेफिनेशन भी बोरोड आइडियाज़, एक्सपेक्टेशन से लोडेड है। तो आप हेल्प कीजिए हमें समझने में कि कैसे देखें हम सक्सेस को। सबसे पहले जब हमें समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, तो हम आत्मा की सफलता पर फोकस करते हैं, और आत्मा की सफलता मतलब इसकी पावर कितनी बढ़ती जाएगी वो सक्सेस है। और जितनी इसकी पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ खुशी बढ़ेगी, सुकून बढ़ेगा, यहाँ की हेल्थ बढ़िया होगी, रिश्ते अच्छे होते जाएंगे। फिर आप जो करेंगे, योर वर्क लाइफ, योर कोई भी टैलेंट या स्किल या प्रोफेशन, उसमें आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन से करेंगे, तो वो भी आपकी पहले की क्षमता से और बेटर ही होगा। लेकिन वो सिर्फ एक अचीवमेंट है, तो हम सिर्फ उसको प्रायोरिटाइज डिफरेंटली कर लेते हैं कि अचीवमेंट सक्सेस नहीं है। सिर्फ अचीवमेंट सिर्फ एक अचीवमेंट है। आपने क्या अचीव किया वो सक्सेस नहीं है, आपने कैसे अचीव किया वो सक्सेस है। आपने कितना कमाया वो सक्सेस नहीं है, आपने कैसे कमाया वो सक्सेस है। और जो आपने अचीव किया और कमाया, उसका आपने किया क्या, आपने उसको यूज़ कैसे किया। आपकी जो टैलेंट एंड स्किल है, आप उसका सदुपयोग कैसे कर रहे हैं, या आप सिर्फ और उसको बस अभी ये खरीद लो, बस मेरे पास पैसा इतना आ गया, हम क्या करें उसका। तो सक्सेस की डेफिनेशन ऐसे नहीं होती है। हिंदी में वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सफलता। सफल, हम कहते हैं आज का समय सफल हुआ, आज का दिन सफल हुआ, इनका जीवन सफल हुआ। किनके लिए हम सफल कहेंगे? व्हेन इट वाज यूज्ड इन अ वर्थवाइल मैनर। तो आज का समय सफल हुआ अगर हमने उस समय का सदुपयोग किया, विच मीन सफलता की एनर्जी ऐसे होती है। हमने आज की दुनिया में सफलता की एनर्जी ऐसे बना लिया कि मैंने कितना पाया, मैंने कितना कमाया, यहाँ कितना पाया, यहाँ कितना कमाया, और फिर यहाँ कमाया तो सबके अंदर दिया कितना। तो सक्सेसफुल मीन्स पावरफुल सोल, हैप्पी माइंड, healthy body, harmony in relationships, and then doing your best version at whatever work you're doing, but the right karma, not just achievement. It's the right karma for the achievement. तो values, principles, ethics, इन शब्दों की बात नहीं होती है, उसकी ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि वो वोकैबुलरी का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसके बारे में बात नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कर्म को डाइल्यूट करके अचीव किया तो उसको सक्सेस नहीं, फेलियर करते अपने लिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग की एक तरह से मास्टर क्लास हो गई है ये पॉडकास्ट, जिसमें हम कैसे सोचें, से कैसे बिहेव करें, कैसे अपने एक्शंस को फिर रिफॉर्म करें, और फिर एक कैसी वो पर्सनालिटी बन जाए, वो आत्मा बन जाए जो कंट्रीब्यूशन क्रिएट कर रही है। आई रियली होप दैट इस एपिसोड से हम सब लोग बहुत कुछ सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दीदी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट। अगर आप इस पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आप एंड तक पहुँच गए हैं। इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात क्या लगी, क्या नया आपने सीखा, या अगर कोई आपके सवाल हैं जो
अनआंसर्ड रह गए हैं, जिनका जवाब आप खोज रहे हैं, तो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमारे कंटेंट को और लोगों तक भी पहुंचा सकें और हम और भी गेस्ट्स और स्पीकर्स को आपके सामने ला सकें। Thank you for supporting. Please subscribe to the channel. Take care, and I'll see you in the next episode.